दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं, मिसेस आभा साबू आज के हमारे कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि है। आभा मैम बेबी क्लाउड ऐप की सीईओ तथा फाउंडर है। बेबी क्लाउड एक ऐसी संस्था है जो बच्चे और उनके माता पिता के समग्र विकास और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहा है। फिलहाल बेबी क्लाउड 2.5 लाख से भी ज्यादा माता पिता और उनके बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहा है। इस ऐप से ना कि सिर्फ बच्चों के कौशल्य बढ़ते हैं, बल्कि माता पिता और उनके बच्चों के बीच का रिश्ता भी दृढ़ होता है। इसीलिए गूगल के द्वारा इस ऐप को रोजमर्रा की जरूरी चीजें यानी एवरीडे इसेंशियल्स के विभाग में बेस्ट ऐप ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार भी मिला है। इसी के साथ आभा मैम एसोसिएशन ऑफ एडोलेसेंट एंड चाइल्ड केयर इन इंडिया के मराठवाड़ा विभाग के शिक्षक मंच की इंचार्ज भी है। इस एसोसिएशन के साथ माता पिता और उनके बच्चों के रिश्तों से निगडित कई रिसर्चेस में आभा मैम का सहभाग रह चुका है और ये रिसर्च पेपर्स राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि साल 2013 से आभा मैम टीचर और मेंटोर के रूप में काम कर रही है। साल 2020 से लेकर आज तक इन्होंने 1300 से अधिक बच्चों का काउंसलिंग भी किया है। स्कूल्स, कॉलेजेस और कई सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इन्होंने 200 से अधिक मोटिवेशनल लेक्चर्स भी दिए हैं। और मुझे बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि युवा उद्यमशीलता के विभाग में जेम ऑफ माहेश्वरी 2023 और हाल ही में शिक्षा विभाग में दिए जाने वाले विशेष प्रतिभा गौरव पुरस्कार 2025 की भी ये मानकरी रह चुकी है। एक बार जोरदार तालियां। ऐसे प्रतिभाशाली और अष्टपहलु प्रमुख अतिथि का सत्कार करने के लिए मैं डीएफसी की शिक्षिका अमिता सोनी मैम और श्वेता सोमानी मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ तथा आभा साबू मैम, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे सम्मान का स्वीकार करें। धन्यवाद मान्यवर। अभी मैं आभा मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे बच्चों के साथ वार्तालाप करें तथा उन्हें मार्गदर्शन भी करें। थैंक यू सो मच सृष्टि मैम। ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन यू, यहाँ पर कौन कौन है जो अपने अंदर के बेस्ट पॉसिबल वर्जन को अपनी रियलिटी बनाना चाहता है? हु वांट्स टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देमसेल्व्स? प्लीज हाथ उठाइए। स्टूडेंट्स क्यों, पेरेंट्स में भी जो है, जो अपना बेस्ट पॉसिबल वर्जन बनना चाहता है, बस हाथ उठाइए। ओके, कई लोग, ठीक है। मेरा सवाल है स्टूडेंट्स से अब कि क्यों, व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू? सर, एक माइक जा सकता है बच्चों में? जो भी मुझे इस सवाल का जवाब देना चाहे प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा। व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू? व्हाई डू यू वांट टू बिकम द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ? सर, जो हाथ उठाया है पहले उस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। To make our parents proud. इस जवाब के लिए जोरदार तालियां। टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, काफी स्ट्रॉन्ग रीजन है ये बच्चों में कि हम हमारा बेस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के चेहरों पे खुशी देखना चाहते हैं, उन्हें हम प्राउड फील कराना चाहते हैं। और कोई मुझे इस सवाल का जवाब देना चाहेगा? व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू? सर, आई प्रेफर आज बच्चे ही मुझे जवाब दे।
Okay. Yes, our duty. If you have been born, you have been do something for the society. ओके, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए हमें हमारा बेस्ट पॉसिबल वर्जन बनना चाहिए. ओके सर. It is our responsibility यस, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिल्कुल सर. to create something राइट. and accept the new challenges. एक्सेप्टिंग द न्यू चैलेंजेस, उस पे थोड़ा लेक्चर में और आगे बात करेंगे हम. इस वक्त मैं थोड़े और ब्रीफ आंसर्स बच्चों से चाहती हूँ कि व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू. एक तो रीजन हमें पता चल गया कि पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए. और कोई रीजन है किसी का? Because my father and mother are from village, so I should become a high person in their eyes and feel proud for India also. ओके, तो आपके देश के लिए भी आप कुछ करना चाहते हो और आपके माँ बाप ने आपको जिस तरीके से बड़ा किया है, आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ भी निभाना चाहते हो. Yes, ma'am. राइट. के बारे में आप 2 आंसर्स आ चुके हैं, बट क्या ये एक ही रीजन है? क्या खुद के लिए कोई रीजन नहीं है? यस. To be one in all world. सॉरी, टू To बी be odd in one world. To be odd. टू बी ऑड. Odd. आई वुड प्रेफर टू बी यूनिक. Unique. ठीक है. ऑड होने के बजाय मैं ऐसा बोलूंगी कि यूनिक होना चाहते हो, कुछ हटके काम करना चाहते हो, कुछ हटके बनना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी को कुछ मीनिंग देना चाहते हो. ओके, ठीक है. कुछ जवाब मैंने यहाँ पर समराइज किए हैं व्हाई टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस. सबसे पहले तो अपने लाइफ की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए. हम जिस भी तरीके की लाइफ जी रहे हैं उसमें जो भी हम फैक्टर्स देखते हैं, चाहे पैसा हो, चाहे खुशियां हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, उस हर चीज का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, फिर चाहे वो प्राइड ही क्यों ना हो अपने माँ बाप की आंखों में, उस चीज की भी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए वी नीड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस. सेकेंड इज टू डेवलप स्किल्स टू एंजॉय एवरी मोमेंट एंड एवरी इमोशन ऑफ लाइफ. फिर चाहे वो सुख हो या दुख हो, उसे सही तरीके से हम डील कर सके, इसलिए वी शुड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस. एंड थर्ड जो पॉइंट उसने कहा कि टू प्रिजर्व आवर यूनिकनेस. हमें यूनिक बनना नहीं होता, हम एक्चुअली यूनिक होते हैं, पर हम किस तरीके से यूनिक है, या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जो हमारे हाथ से छूट जाएगी अगर हम उन्हें, हमारे उन स्किल्स को पॉलिश ठीक से ना करें. तो उसको करने के लिए वी नीड टू ब्रिंग आउट. अब हमने ये समझ लिया कि व्हाई टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस. नाउ विल टॉक हाउ टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस. पीछे किस तरफ? हाउ शुड वी ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस? तो इसका जवाब है वी नीड सर्टेन हैबिट्स, स्किल्स एंड क्वालिटीज. कुछ ऐसी हैबिट्स जो हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, कुछ ऐसे स्किल्स जिन पे महीनों महीनों तक हम काम करके उसे हमारे स्किल सेट का हिस्सा बनाएंगे, और कुछ ऐसी क्वालिटीज जिन पे सालों साल हम काम करके उसे हमारे कैरेक्टर का, हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा बनाएंगे. ठीक है, तो ये जवाब है कि हाउ वी शुड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस. अब हम बात करेंगे इन हैबिट्स, स्किल्स और क्वालिटीज की. कुछ वेल नोन सॉल्यूशंस हमें पता होते हैं. ये कोई पहला मोटिवेशनल स्पीच नहीं, या इसके पहले हमें जो भी जिस किसी ने गाइड किया होगा, हमें कुछ इस तरीके से वो गाइड करते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है या आपको बेस्ट बनना है तो ये कुछ आदतें आप में होनी चाहिए. आपने हार्ड वर्क करना चाहिए, आपने डिसिप्लिन रखना चाहिए. जो भी शेड्यूल आप बना रहे हो आपको उसको स्टिक होना चाहिए. आपका पैशन होना चाहिए. जो भी आप काम करो उस काम से आपको प्यार होना चाहिए. आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए. जिस भी चीज को आप देख रहे हो आपका आउटलुक उस चीज की तरफ पॉजिटिव होना चाहिए. ये सब बातें आप लोगों ने सुनी है? थोड़ा जोर से सुनिए ना. पर इन हैबिट्स के अलावा, ये वेल नोन सॉल्यूशन के अलावा कुछ लेस नोन सॉल्यूशंस होते हैं जिनके बारे में हम कम बात करते हैं, जो इन्हीं सारे हैबिट्स को या इन्हीं सारे क्वालिटीज को हमारे अंदर लाने में हेल्प करती है.
तो आज हम उन लेस नोन सॉल्यूशंस के बारे में, उन सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको आपका बेस्ट पॉसिबल वर्जन बनाएंगे। सभी लोग रेडी हैं इन सीक्रेट्स को जानने के लिए? इतना धीरे से यस? चलो वेरी गुड। पहला सीक्रेट ओके, पहला सीक्रेट, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स। ओके, हमारा ऐसा कोई है यहाँ जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्लीज हाथ उठाइएगा। कोई ऐसा है जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चों में से भी किसी का हाथ ऊपर नहीं है। वो उस एक छोटी बच्ची जो 2 साल की होगी, उसके अलावा और किसी का तो मुझे हाथ ऊपर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो समझते हैं कि इन बच्चों के प्रॉब्लम्स हमारे सामने बहुत छोटे छोटे हैं, उनके एक्सपीरियंस में वो प्रॉब्लम्स भी इस वक्त बड़े ही होते हैं। और हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होने ही चाहिए, पर जब प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं, हम कुछ इस तरीके का मुंह बनाते हैं। इस तरीके का मुंह बनाते हो ना जब भी हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है। कितना छोटे से छोटा प्रॉब्लम रहने दो, कि एग्जाम की जस्ट पहले मैं बीमार गिर गई, या मुझे मेरे दोस्त से बाहर मिलना जाना था और अभी मेहमान आ गए, ये कितने ऐसे छोटे से छोटे प्रॉब्लम रहने दो, आप इस तरीके का मुंह बनाते हो। ये एटीट्यूड आपका गलत है। ये एटीट्यूड आपका गलत है। ये क्यों गलत है? आपने इसके पहले कुछ सक्सेस स्टोरी सुनी होगी, कुछ ऐसे महान व्यक्तिमत्वों के बारे में सुना होगा जिन्होंने लाइफ में कुछ हासिल कर दिया, या हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री में कुछ पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ा होगा, कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा होगा जिन्होंने किसी तरीके से अपना नाम कमाया है। इन सारे लोगों के बारे में पढ़ते हुए, इनकी सक्सेस स्टोरीज जानते हुए आपको एक ट्रेंड मिला होगा। हर स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है। मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स थे, इतना सब कुछ चल रहा था, इतना सब कुछ मेरे हाथ के बाहर था, उसके बावजूद मैंने इस सक्सेस को अचीव किया, या इन सारे प्रॉब्लम्स पे मात देके मैंने इस तरीके का सक्सेस अचीव किया। हर स्टोरी कुछ इस टाइप की होती है। हर स्टोरी कुछ इस टाइप की होती है ना। अब सोचो, मैं यहाँ पर एक मेरी सक्सेस स्टोरी सुना रही हूँ कि मुझे मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, मुझे जो चीज जब चाहिए थी मेरे माँ बाप ने मुझे लाके दी, मुझे कभी एग्जाम्स भी लिखने नहीं पड़े, मेरे भाई बहन जाके मेरे एग्जाम्स लिख के आ जाते थे, और देखो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए, मैं कितनी सक्सेसफुल हो गई। ये स्टोरी सुनने में किसी को इंटरेस्ट आएगा? किसी को भी इंटरेस्ट आएगा कि ये स्टोरी सुनने में? नो। मतलब एक सक्सेस स्टोरी को अच्छा बनाने के लिए उसमें प्रॉब्लम्स का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, यानी आप सब की सब सक्सेसफुल होने के लायक हो। तो एक बार खुद के लिए जोरदार ताली। मतलब जब हमारे लाइफ में हम कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो हमें कुछ इस तरीके का एटीट्यूड दिखाना है कि चलो, स्टेप नंबर 1 टू बिकम सक्सेसफुल हैज बीन कंप्लीटेड। मेरे पास प्रॉब्लम्स है, मेरे पास प्रॉब्लम्स है, तो स्टेप नंबर 1 कि मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। बिकॉज इन रियलिटी प्रॉब्लम्स आर आवर नीड फॉर ग्रेटनेस। ठीक है, ये हुआ सीक्रेट नंबर 1 टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, कि हमारा एटीट्यूड हमारे प्रॉब्लम्स की तरफ पॉजिटिव होना चाहिए। राइट। सीक्रेट नंबर 2, नोइंग हाउ टू मैनेज। अब हमने हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स ला ली, उसकी खुशी भी जता ली, पर हमें उन प्रॉब्लम से प्यार नहीं कर बैठना है, हमें उन प्रॉब्लम से निपटना है, तभी तो सक्सेस स्टोरी बनेगी ना। तो उस सक्सेस स्टोरी को बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को मैनेज किस तरीके से करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप लोगों ने सुडोकू खेला है? राइट। और जिक्सो पजल भी खेला है? राइट। जिक्सो पजल जब आप खेलते हो तब आप सबसे पहले क्या करते हो? सोचो कि मैंने पजल के सारे पीसेस अलग अलग करके सारे पीसेस यहाँ पे रख दिए। स्टेप नंबर 1 आप क्या करते हो? कॉर्नर्स। वेरी गुड, तालियां। हम सबसे पहले कॉर्नर्स ढूंढते हैं क्योंकि वो सबसे आसान होते हैं। हमें पूरा पजल शायद पता नहीं होगा किस तरीके से लगाना है, बट शुरू करने का पहला स्टेप हमें पता होता है कि हमें कॉर्नर्स ढूंढने हैं। हम सबसे पहले कॉर्नर्स ढूंढते हैं, कॉर्नर्स को अरेंज करते हैं, उसके बाद एजेस कंप्लीट करते हैं। बराबर। उसके बाद हम क्या करते हैं? पूरे एजेस कंप्लीट करते हैं। और एजेस कंप्लीट करते वक्त जब हम पीसेस से नजर घुमा रहे होते हैं, हमें समझ में आता है अरे ये 2-3 पीस तो नजदीक के हैं,
वो हम आपस में लगा देते हैं, और कुछ ऐसे पीसेस होते हैं जो धीरे धीरे एक एक पीस की पोजीशन ढूंढते हुए हमें वो मिलते जाते हैं, बराबर। इस तरीके से जिक्सॉ पजल सॉल्व होता है, इसी तरीके से लाइफ का हर प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल व्हेन इट इज ब्रोकन डाउन इनटू मैनेजेबल पीसेस। हमें बस क्या करना है, हर प्रॉब्लम के इतने टुकड़े करने हैं कि हर टुकड़ा हमारे लिए मैनेजेबल हो जाए, हर टुकड़ा हमारे लिए मैनेजेबल हो जाए, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को मैं आपके रियल लाइफ से जोड़कर बताती हूँ। सोचो कि 3 हफ्तों पे आपकी कोई एग्जाम है, सोचो कि फिजिक्स का पेपर है आपका 3 हफ्तों पे, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एक मैनेजमेंट टेक्निक सिखाने वाली हूं जिसका नाम है अजाइल मेथोडोलॉजी। सब लोग सीखना चाहेंगे? पक्का? ओके। मैंने क्या कहा, 3 हफ्तों पे हमारा फिजिक्स का पेपर है। कंसिडर करो कि उसमें आपके 6 चैप्टर्स आने वाले, 6 चैप्टर्स आने वाले। तो हमें क्या करना है, हर हफ्ते के लिए एक सर्कल ड्रॉ करना है। हर हफ्ते के लिए हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे, हमें 6 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, तो लेट्स कंसिडर हर सर्कल में हमें 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, 2 चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं। सर्कल नंबर 1 यानी हफ्ता नंबर 1, पहले हफ्ते की हम बात करेंगे। अब सर्कल में क्या है, स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 प्लान। मुझे इस हफ्ते में क्या क्या करना है, मुझे इसकी प्लानिंग करनी है। ऊपर से हमने क्या बोल दिया कि 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, बट उसको प्लान करने का मतलब क्या होता है, टू डू लिस्ट बनाना है कि मुझे ये 2 चैप्टर्स टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, मुझे ये 2 चैप्टर्स डीएफसी के मॉड्यूल से पढ़ना है, मुझे ये 2 चैप्टर्स रिकमेंडेड बुक से पढ़ना है, मुझे ये 2 चैप्टर्स के मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी आपके चीजें आपको ऐसा लगता है कि एफर्ट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब यहाँ पे उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए जो जो आपको लगता है आपका एफर्ट हो सकता है, आपको उसकी लिस्ट बनानी है कि मुझे ये सब काम करने हैं। प्लानिंग का मतलब समझ आया, टू डू लिस्ट बनाना कि मुझे हफ्ते भर में क्या क्या करना है। स्टेप नंबर 2 एग्जीक्यूट। जो भी आपने प्लान किया, जो भी आपकी लिस्ट में चीजें, उसको करते जाना है। वहां लिखा था पहले चैप्टर को टेक्स्ट बुक में से रीड करना है, आपको टेक्स्ट बुक में से रीड करना है। जो जो आपने सोचा वो आपको करना है। ये है स्टेप नंबर 2 एग्जीक्यूट। स्टेप नंबर 3 टेस्ट। जो कुछ भी आपने पढ़ाई की वो आपके ब्रेन में वो कॉन्सेप्ट्स गए या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको कोई प्रैक्टिस टेस्ट देनी है। अब हमने 2 चैप्टर्स की पढ़ाई की, तो 2 चैप्टर्स पे हमें प्रैक्टिस टेस्ट देनी है। सोचो कि आपने 20 क्वेश्चन की टेस्ट दी, 20 क्वेश्चन में से आपके 16 राइट आए, 4 आपके क्वेश्चंस गलत हो गए, ठीक है। ये जो 4 क्वेश्चंस गलत हुए, इसके लिए आपको करना है स्टेप नंबर 4 जो कि है रिव्यू। स्टेप नंबर 4 क्या है, रिव्यू। आपके जो 4 गलत हो गए वो शायद पहला देखते से ही आपको समझ गया, अरे इसका आंसर ए था ही नहीं, इसका आंसर सी था, मुझे ये पता था, शायद लिखते वक्त मैं कंफ्यूज हो गई, होती है ना हमारे से ऐसे सिली मिस्टेक्स। तो एक समझ में आ गया वही कि क्या इसका करेक्ट आंसर था। पर जो बाकी 3 है वो शायद आपको देखकर भी नहीं समझ रहे कि ये कौन से बिट से आए, या इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था, या मुझे ये कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है। इन 3 क्वेश्चंस के लिए आपको अब करना है स्टेप नंबर 5 जो कि है रेक्टिफाई। यानी उन 3 क्वेश्चंस के आपको कौन से कंसेप्ट से है वो कंसेप्ट टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के निकालना है, या अगर आपको वो नहीं समझ रहा है तो आपको टीचर के पास जाना है, डाउट लेके वो डाउट सॉल्व करा के लेना है। वो कंसेप्ट पूरा समझ में आने तक आपको उसके पीछे पड़े रहना है, राइट। ये है स्टेप नंबर 5 जो कि है रेक्टिफाई। अब यहां पर अगर मेरा रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो मेरा यहाँ पे पहला सर्कल कंप्लीट हो गया, जो मेरा क्या था, पहला हफ्ता। अब मुझे नेक्स्ट हफ्ते की तरफ वापस वही प्रोसेस रिपीट करना है, प्लान, एग्जीक्यूट, टेस्ट, रिव्यू, रेक्टिफाई। वापस 3rd वीक प्लान, एग्जीक्यूट, टेस्ट, रिव्यू, रेक्टिफाई। सब लोगों को ये सिस्टम समझ में आ रही है? अब कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान देने हैं अजाइल मेथोडोलॉजी यूज करते हुए। जब भी आप स्प्रिंट क्रिएट करते हो, स्प्रिंट मतलब एक सर्कल, ठीक है। एक सर्कल जब भी आप क्रिएट करते हो, आपको वो खुद के कैपेसिटी के 75 से 80% तक ही रखना है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैं एक हफ्ते में 4 चैप्टर्स पढ़ के निकाल सकती हूँ, तो आपने टारगेट 3 का ही लेना है। आपने टारगेट 3 का ही लेना है। आपके कैपेसिटी से आपने सिर्फ 75 या 80% तक का
टारगेट लेना है, आपको फिर डेली स्टैंड अप्स करने होंगे। डेली स्टैंड अप्स तो बच्चों ने ही नहीं, पेरेंट्स ने भी हर रोज करना चाहिए। चाहे वो जॉब पे जाने वाले लोग हो, चाहे वो बिजनेस संभालने वाले लोग हो, चाहे वो हाउसवाइफ्स हो, आपने डेली स्टैंड अप्स तो रोज करना ही चाहिए। डेली स्टैंड अप्स क्या होते हैं? रोज सुबह जब आप उठते हो, फ्रेश हो जाते हो, जिस पॉइंट पे आपका दिन शुरू होने वाला होता है, मतलब ऑफिस के लिए निकल रहे हो या स्कूल के लिए निकल रहे हो, बिल्कुल बस उसी पॉइंट से जस्ट पहले आपको खुद से 3 सवाल पूछने हैं। आपको खुद से 3 सवाल पूछने हैं। सवाल नंबर 1, मैंने कल क्या किया? मेरे कल के जो भी टारगेट्स थे, क्या वो मैंने ठीक से अचीव किए? कहीं उसमें कुछ छूट तो नहीं गया? उसमें कोई प्रॉब्लम की वजह से शायद वो मेरे कल खत्म नहीं हो पाए? अगर कुछ कल का मेरा बचा हुआ है तो आज मुझे उसे प्रायोरिटी पे करना है। आज मुझे उसे प्रायोरिटी पे करना है, ठीक है? तो सवाल नंबर 1, कल मैंने क्या किया। सवाल नंबर 2, आज मुझे क्या करना है? मेरा आज का शेड्यूल किस तरीके से है? कल का अगर कुछ बचा है तो वो प्रायोरिटी पे खत्म करके उसके बाद मुझे क्या क्या करना है? या अगर कल का कोई बैकलॉग नहीं है तो मेरे लिए एक फ्रेश दिन है, तो आज मेरे क्या क्या नए गोल्स होने चाहिए, राइट? पहला सवाल क्या बोला मैंने कल क्या किया। सवाल नंबर 2, आज क्या करने वाली हूं, करने वाला हूं। सवाल नंबर 3, मुझे जो करना है उसमें कहीं कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं। मुझे अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पर वो सारे एक ही कंसेप्ट के हैं, वो कंसेप्ट ही मेरा क्लियर नहीं है, तो मुझे पहले ऑब्स्टेकल पे काम करना पड़ेगा, वो कंसेप्ट क्लियर करके लेना पड़ेगा, डाउट बोलकर उसको पूछना पड़ेगा, टीचर से उसको क्लियर करके लेना पड़ेगा। तो ऑब्स्टेकल्स आपको आइडेंटिफाई करना है और उनको प्रायोरिटी पे सॉल्व करना है, उनको प्रायोरिटी पे सॉल्व करना है। तो डेली स्टैंडअप्स के 3 सवाल हुए, कल मैंने क्या किया, आज मुझे क्या करना है, और सवाल नंबर 3, मुझे जो करना है उसमें कहीं कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं। सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, अगर बहुत चीजें पीछे छूट रही है, अगर आपका बैकलॉग काफी बढ़ रहा है, तो एक पूरा हफ्ता बैकलॉग को डेडिकेट कर दो। एक बैकलॉग की ही स्प्रिंट अलग से बना दो, ठीक है? तो जो चीजें छूट रही है वो वापस आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, ठीक है? तो ये चीजें आपको करनी है अजाइल मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए। अजाइल मेथोडोलॉजी के आपको क्या फायदे होंगे? मैंने वो वैसे सर्कल्स ड्रॉ किए ना, आप लोगों ने स्प्रिंग देखी है? स्प्रिंग देखिए, उस स्प्रिंग पे अगर आप उंगली घुमाते हो तो कुछ इसी तरीके के सर्कल्स पे आप जाते हो, पर आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे होते हो। बिल्कुल यही है अजाइल मेथोडोलॉजी। गोल गोल घूमते हुए हम ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं। कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स होते हैं अजाइल मेथोडोलॉजी यूज करने के हमारे ऊपर। सबसे पहले तो एरर करेक्शन होता है। जैसे मैंने बताया कि जो अपनी गलतियां हैं हम उनको तुरंत ही ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला है एरर करेक्शन हो रहा होता है। दूसरा है कि फियर ऑफ फेलियर डिसअपियर्स। हम बहुत चीजों में डरते हैं ना, कि एग्जाम में कम मार्क्स आ गए तो, पापा ने डांट दिया तो, टीचर ने कुछ बोल दिया तो, छोटी छोटी चीजों में हमें हमारा डर कहीं ना कहीं पीछे खींच रहा होता है। अब जैसे स्टेज पे आकर अगर यहाँ पे स्पीच देनी है, बहुत लोगों को डर होता है ना, मैंने कहीं कुछ गलत बोल दिया तो, किसी ने मेरा मजाक उड़ा दिया तो। ये जो डर हमें पीछे खींच रहा होता है ना, अजाइल मेथोडोलॉजी कंटिन्यूअसली यूज करने से आपके अंदर से वो डर मिटता चला जाता है। वो डर मिटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि अजाइल मेथोडोलॉजी में हर वीक में या हर स्प्रिंट में आप खुद को टेस्ट कर रहे होते हो, बराबर? हर स्प्रिंट का स्टेप नंबर 3 है टेस्ट करना। जब इतनी बार आप खुद को टेस्ट करते हो ना, आपके ब्रेन को ये समझ में आता है कि जो हमसे गलतियां हो रही है वो हमारे फेलियर्स नहीं है, वो हमारा एक्सपीरियंस है। वो हमारा एक्सपीरियंस है। जो हमें करना है वो तो हम सीख ही रहे होते हैं, पर जो हमें नहीं करना है वो भी हम सीख रहे होते हैं। अजाइल मेथोडोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि फियर ऑफ फेलियर आपके अंदर से डिसअपियर होता है। ओवर थिंकिंग इज गिवन अ रेस्ट। मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो वाला जो दिमाग में कंटिन्यूअस चलता है ना, वो भी आपके दिमाग से चला जाता है, क्योंकि आप सिर्फ एक स्प्रिंट पे फोकस करते हो, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते पे फोकस करते हो, और आपके उस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे होते हो, राइट? कंसिस्टेंसी पे हम थोड़ा और आगे वापस बात करेंगे।
डिटेल में बात करेंगे। सीक्रेट नंबर 3 फॉर ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन यू, अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, आपके घर में, लॉकर में, बाहर, आपके एक एक पर्स में कितने पैसे हैं, हर चीज का आपके पास हिसाब किताब है। बैंक में कितने पैसे हैं, उसका हिसाब किताब है। यहाँ जितनी भी मदर्स बैठी है, अगर मैं उनको अभी पूछूं कि आपके फ्रिज में इस वक्त क्या क्या सब्जियां है, वो मुझे तुरंत बता सकेगी। हम उस चीज का पूरा हिसाब रखते हैं ना। कितनी औरतों को तो पूरा राशन लर्न होता है कि हमारे घर में इस वक्त क्या है, क्या नहीं, और कितने दिनों में किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, हम उस चीज का हिसाब किताब बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो जो एफर्ट्स हम हमारे फ्यूचर को ब्राइट बनाने में लगा रहे हैं, उसका भी हिसाब किताब हमारे पास होना चाहिए। बिल्कुल। अब ये हिसाब किताब रखना किस तरीके से है, जो DFC की सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट्स का सिस्टम है, वो ऑलरेडी इस चीज का ध्यान देता है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्जॉस्टिव सिस्टम होना चाहिए आपका हिसाब किताब रखने का। एग्जॉस्टिव सिस्टम का मीनिंग क्या होता है कि जिस भी तरीके का एफर्ट पॉसिबल है उस गोल को अचीव करने के लिए, उस एफर्ट को आपने लिख के निकालना चाहिए। मतलब रीडिंग हुई या नहीं हुई, क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं हुए, इस बुक से हुए, उस बुक से हुए, जिस भी तरीके का एफर्ट पॉसिबल है वो आपके अकाउंटिंग में आना चाहिए, वो आपके हिसाब किताब में आना चाहिए। सेकेंडली, आप जो रिव्यू देते हो उस पे वो ऑनेस्टली देना चाहिए। मैंने आज क्वेश्चन 2 ही सॉल्व किए, पर पापा के गुस्से को देख के वो 2 को 20 कर दिया। ये चीज तब हैम्पर नहीं करेगी, पर जब आप उस हिसाब किताब को वापस देखोगे, वो चैप्टर में आपका जो छूट गया उसका आपको कितना बड़ा नुकसान हो गया, ये आप तब नहीं समझ पाओगे, तब आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपको ऑनेस्टली रिव्यू देना है, ऑनेस्टली हिसाब किताब संभालना है। ठीक है। सीक्रेट नंबर 4 फॉर ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन यू, कंसिस्टेंसी एंड माइंड कोऑपरेशन। और ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबसे बड़ा सीक्रेट है। हम सबको पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, पर वो अच्छे के साथ हम टिक नहीं पाते, है ना। अभी हाल ही में 1 जनवरी गया, बहुत लोगों ने रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, आज से हम रोज जिम जाएंगे, आज से हम रोज एक्सरसाइज करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। कितने दिनों तक वो प्लान को स्टिक रह पाते हो? जरूरी चीज होती है हमारे लिए, सब हमको पता है, पर हम किस तरीके से उस पर जवाब देते हैं कि प्लान हमारा बहुत अच्छा था पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, वो 1-2 दिन छूटते चला गया और फिर वो बंद हो गया, फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाया। होता है ना, कंसिस्टेंसी में ऐसे इश्यूज आते हैं ना। एक और चीज हम क्या बोलते हैं कि मन नहीं हो रहा, आज मन नहीं हो रहा, 3 दिन बहुत अच्छे से किया, आज मन नहीं कर रहा मेरा, आज के दिन छुट्टी ले लेते। इस तरीके से हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। और तीसरा, पर्टिकुलरली जब हमारे पास टाइम अबंडेंस में हो, कल भी तो हो सकता है, आज ही करना जरूरी नहीं है, कल भी तो हो सकता है। इस तरीके के जवाब देते हैं ना हम, बराबर। ये सारी चीजें हमें हमारा मन बोल रहा होता है। ठीक है। मतलब मैंने यहाँ क्या लिखा, कंसिस्टेंसी के साथ माइंड कोऑपरेशन, क्योंकि हमारे कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने का सबसे बड़ा काम हमारा खुद का मन कर रहा होता है। मन ने हमें कंट्रोल करना चाहिए या हमने मन को कंट्रोल करना चाहिए? हमने मन को कंट्रोल करना चाहिए। तो चलो सीखते हैं कि हाउ टू कंट्रोल आवर कंट्रोलर, हाउ टू कंट्रोल आवर कंट्रोलर। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है कि हमें माइंड ब्लॉक्स को स्ट्रैटेजिकली यूज करना होगा, माइंड ब्लॉक्स को स्ट्रैटेजिकली यूज करना होगा। अब माइंड ब्लॉक्स क्या होते हैं? जब भी हमारे लाइफ में कोई एक सिचुएशन अलग अलग तरीके से ही सही हमारे सामने होने लगे, तो उस सिचुएशन को लेके हम कोई फैक्ट बना देते हैं हमारे दिल में। ठीक है। एग्जाम्पल देती हूं मैं। उस टीचर ने, मैं क्लास में लेट पहुंचा इसलिए मुझे डांटा। मैं मेरे दोस्त से 1 ही मिनट बात कर रही थी, वो टीचर ने तभी मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे वापस डांटा। मेरा होमवर्क बस थोड़ा सा ही बचा था, पर वो इनकम्प्लीट रहने की वजह से उसी टीचर ने मुझे वापस डांटा। वो टीचर तो हमेशा मुझे डांटती रहती है। इस तरीके की कुछ हम लोग माइंड ब्लॉक्स बनाते हैं। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस जब हम बार बार हमारे लाइफ में फेस करते हैं ना, तब हम उसे हमारे दिमाग में एक फैक्ट बना लेते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। ठीक है। एक साइंटिस्ट था,
जो सी एनिमल्स पे रिसर्च करता था, ठीक है। उसके पास एक बड़ा सारा एक्वेरियम था, कंसिडर करो यहां से वहां तक पूरा एक बड़ा सा एक्वेरियम था। उस एक्वेरियम के बीचों बीच उसने एक ग्लास पार्टीशन डाला, ओके, और एक साइड पर एक बड़ी सी शार्क को डाला जिसपे उसे रिसर्च करना था, ओके, और दूसरी साइड उसने कई सारी छोटी छोटी मछलियों को डाला जो उस शार्क के लिए खाना हो सकती थी, जो उस शार्क के लिए खाना हो सकती थी। अब जैसे ही उस शार्क ने उन मछलियों को देखा, वो झपटा, उसने काफी बड़ी सी जंप ली, एक लीप ली, और वो ग्लास पे आके वो टकरा गया, ग्लास पे आके वो टकरा गया। क्यों? क्योंकि खाने का मन करता है ना जब खाना सामने हो, तो वो उसने जंप करने की कोशिश की, बट वो ग्लास पे आके टकरा गया, उसे वहां कुछ रोक रहा था, ये उसे फील हुआ। अब वो ग्लास कुछ इस तरीके से बना था कि उस पे कुछ 60 टाइम्स अगर ये होता था, वार होता था, तो वो टूट जाएगा, ठीक है। डे 1 ऑफ द एक्सपेरिमेंट उस शार्क ने करीबन 20 टाइम्स ट्राई किया, 20 टाइम्स ट्राई किया कि किसी तरीके से वो आगे बढ़ सके, उन मछलियों को खा सके। 60 तक वो टूटेगा, 20 में तो वो टूटने वाला नहीं था। डे 2 ऑफ द एक्सपेरिमेंट उस शार्क ने करीबन 15 टाइम्स ट्राई किया होगा। क्या टोटल हो गया? 35, ठीक है। डे 3 ऑफ द एक्सपेरिमेंट उस शार्क ने करीबन 12 बार ट्राई किया होगा। क्या टोटल हो गया? 47, राइट। डे 4 ऑफ द एक्सपेरिमेंट उसने करीबन 8 बार ट्राई किया, 55। डे 5 ऑफ द एक्सपेरिमेंट उसने एक बार भी ट्राई नहीं किया। इतनी बार मार खाके उस शार्क को अब पता चल गया था कि कुछ तो है जो मुझे रोक रहा है, ये मुझसे होने वाला नहीं है, तो अटेम्प्ट करके मतलब नहीं है। कुछ इस तरीके की फीलिंग्स आती है ना हमारे अंदर भी। सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगता है, ये तो मुझसे होने ही नहीं वाला है, ये एग्जाम टॉपर्स के लिए, मेरे लिए नहीं है, ये मेरे से तो होने वाला नहीं है। कुछ इस तरीके की फीलिंग्स आती है ना हमारे अंदर भी। ये माइंड ब्लॉक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? माइंड ब्लॉक्स। एक पर्टिकुलर सिचुएशन को जब हम बार बार फेस करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे मन में कोई फैक्ट बन जाता है। उस शार्क ने जब एक बार भी ट्राई नहीं किया, साइंटिस्ट ने जब ये देखा कि अरे ये कांच अब टूटने ही वाला था, ये ट्राई क्यों नहीं कर रहा है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उस कांच को खुद से ही हटा दिया, उस कांच को खुद से ही हटा दिया। उसके बावजूद डे 6, डे 7 उस शार्क ने एक बार भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि जो बात मन में बैठ जाती है उसे हम निकालना बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, उसे हम एक फैक्ट समझते हैं, हमारा ओपिनियन नहीं समझते, हम उसे फैक्ट समझते हैं। मम्मी पापा हमारी बात सुनते ही नहीं, वो जब देखो तब गुस्सा ही करते रहते हैं। सिचुएशंस हमने फेस की होती है, इसलिए हमारे मन में ऐसे ओपिनियन आते हैं, पर ये हर वक्त सही होना जरूरी नहीं होता है, हर वक्त हर सब्जेक्ट हार्ड होना जरूरी नहीं होता है। ऑल यू कैन डू इज कंसिस्टेंटली ट्राई, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके जो ये ग्लासेस है ये कब टूट जाए या ये कब हट जाए। ऑल यू कैन डू इज कंसिस्टेंटली ट्राई, ठीक है। अब माइंड ब्लॉक्स, तो ये मैंने जैसे इस ब्लॉक की बात की, ये निगेटिव माइंड ब्लॉक था। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, माइंड ब्लॉक्स को यूज करना है स्ट्रैटेजिकली। मीनिंग क्या, निगेटिव माइंड ब्लॉक्स को हमें तोड़ना है, निगेटिव माइंड ब्लॉक्स को हमें तोड़ना है। जो भी हमें बोल रहे हैं कि हम कम है या हमें कुछ रोक रहा है, उन्हें हमें तोड़ना है और पॉजिटिव माइंड ब्लॉक्स को हमें बचाना है। पॉजिटिव माइंड ब्लॉक्स को हमारे अंदर हमें क्रिएट करना है। एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव माइंड ब्लॉक, आज ये हॉल 6:10 को खाली हुआ। जो पहले यहाँ पर फंक्शन चल रहा था उन्होंने उनकी टाइम लिमिट एक्सीड कर दी और ये प्रोग्राम जो 6:30 को था वो इतना इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि यहाँ ये जितना सेटअप है, ये स्क्रीन लगाना, माइक लगाना, कनेक्शंस करना, इस सबको 1 घंटा लगता है। पर डीएफसी वालों को माइंड ब्लॉक है कि शार्प टाइम पे ही हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, तो प्रोग्राम एग्जैक्टली 6:30 को ही शुरू हुआ। प्रोग्राम एग्जैक्टली 6:30 को ही शुरू हुआ। ये होता है पॉजिटिव माइंड ब्लॉक। जो होना है वो तो हमारे हित में ही होगा। ये आपके दिमाग में जब बैठेगा, हारने का ऑप्शन मुझे है ही नहीं, इस तरीके की जब बातें आपके दिमाग में बैठेगी, तब आपको ये माइंड ब्लॉक्स को स्ट्रैटेजिकली इनका इंपैक्ट आप पे पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। सेकंड, क्विक फिक्सेस आर टू बी अवॉइडेड।
हम छोटी छोटी बातों में क्या करते हैं, टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि किसी तरीके से अभी तो वो सिचुएशन टल जाए। हम बाहर से अगर आइसक्रीम या चॉकलेट खा के आ रहे हैं, घर आके हमने देखा कि मम्मी का मूड उतना ठीक नहीं है, हमने झूठ बोल दिया, हमने तो कुछ नहीं खाया। फिर बाद में उसने पैसों का हिसाब लगाया, उसको समझा कि पैसे तो और कम है, और फिर उसे पता चले गया, कहीं से तो पता चल गया कि हमने खाया। तब जब जितना गुस्सा होता था उससे डबल गुस्सा होता है। हम जितने क्विक फिक्सेस लगाते हैं, किसी ना किसी तरीके से तो उसमें हमारा बड़ा नुकसान होकर निकलता है। हमें क्या करना है, क्विक फिक्सेस हमेशा अवॉइड करना है। हम कभी कभी सोचते हैं कि परसों के पेपर में तो एक ही चैप्टर आने वाला है, मेन पेपर में 4 चैप्टर्स आने वाले हैं, परसों के पेपर का स्कोर अभी तो देख लेते हैं, बाद में वो 3 कर लेंगे। एक चैप्टर पढ़ के उसमें 20 आउट ऑफ 20 आ गए और हम समझते हैं हमारा वो सब्जेक्ट तो बिल्कुल अच्छा हो गया। वो सब्जेक्ट को फिर और 2 महीने हाथ ही नहीं लगाया। क्विक फिक्सेस हमारे बहुत अलग अलग तरीके से हमारा नुकसान करते हैं। तो हमें हर वक्त ये सोचना है कि ये जो भी चीज हम कर रहे हैं, क्या वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल के साथ मैच होता है, क्या जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल हम रख रहे हैं क्या वो उसके साथ मैच होता है। और थर्ड पॉइंट, टू कंट्रोल आवर कंट्रोलर, हार्मोनल कंट्रोल हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। पहले हार्मोनल इम्बैलेंसेस एज 13 से आगे दिखते थे, 13 to 19 जनरल रेंज हुआ करता था। अब हार्मोनल इम्बैलेंसेस एज 10 से दिखते हैं, जो आप लोगों का एज ग्रुप है। 10 एज के आगे हम कई ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि मुझे आज बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा है, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे पता नहीं मुझे क्यों रोना आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना, अगर आप 4 हॉर्मोन्स का नॉलेज रखो खुद को, तो आप इजीली आपके इन मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, 4 हैप्पी हॉर्मोन्स, हम इन्हें क्या बुलाते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगी, पर आपको इसका डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि आप इससे आपके किसी भी तरीके के मूड स्विंग को कंट्रोल कर पाओ। अच्छा, व्हाट इज अ हार्मोन? आपकी बॉडी में बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है ना बॉडी में। किसकी बॉडी में हड्डियां नहीं है? चलो, सबके बॉडी में हड्डियां तो है। तो बोन्स होते हैं, उसी तरीके से मसल्स होते हैं, राइट? और उसी तरीके से आपके बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स बुलाते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं आपके बॉडी में जिन्हें हम हार्मोन्स बुलाते हैं, जो आपके बॉडी को किसी तरीके का मैसेज देते हैं। यानी मैं आज खुश हूं, ये मुझे मेरी बॉडी मैसेज दे रही है कुछ हार्मोन्स की वजह से। मुझे आज रोना आ रहा है, मैं दुखी हूं, ये भी मेरे किसी ना किसी हार्मोन का मैसेज है। ठीक है, तो 4 हार्मोन्स जो अगर आपके बॉडी में आप अच्छे लेवल पे रखो, अगर आप उनकी डेफिशिएंसी ना होने दो, तो आप आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर सकेंगे। पढ़ना इन 4 हार्मोन्स के बारे में। चलिए, पहला उसमें डोपामीन, द रिवॉर्ड हार्मोन। जब भी आप कुछ अचीव करते हो, जैसे आप सब बच्चे अब यहाँ पर आपके प्राइजेस कलेक्ट करने आएंगे, जब भी हम कुछ इस तरीके का अचीव करते हैं, हमें एक अलग सी खुशी होती है ना, होती है कि नहीं? प्राइस का किसी को दुख होता है क्या? नहीं, सबको खुशी होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम कुछ अचीव करते हैं, जब भी हम कुछ कंप्लीट करते हैं, हमारी बॉडी हमें डोपामीन देती है, हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, और ये हार्मोन एक हैप्पी हार्मोन है जो हमें खुश करता है। ठीक है, तो हम जैसे ही कुछ अचीव करते हैं, हमें डोपामीन मिलता है, हमें डोपामीन का शॉट मिलता है हमारे ब्रेन में। ठीक है, अब अगर किसी का डोपामीन कम हो जाए, तो उसे कुछ इस तरीके की फीलिंग्स आएगी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, ये मेरे बस का ही नहीं है, या एक अलग सा लो कॉन्फिडेंस होगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोकेगा। ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोकेगा। तो अगर इस तरीके की आपको कुछ फीलिंग्स आ रही है, तो आपके बॉडी में डोपामीन को वापस बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज आपको करनी होगी। मेडिटेशन कर सकते हो आप, डेली टू डू लिस्ट बनाते हो, टू डू लिस्ट में जैसे एक एक टिक होते जाता है, हाँ ये हो गया, ये हो गया, मन को पता चलता है ना, हाँ हमने कुछ कंप्लीट कर दिया, तो वो हमारे बॉडी में वापस से डोपामीन को नॉर्मलाइज करता है। सब लोग समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चा पार्टी? ओके। हार्मोन नंबर 2, ऑक्सीटोसिन, द लव हार्मोन। इसका नाम लव है, बट इन जनरल हम जिन चीजों को इमोशंस मानते हैं वो ऑक्सीटोसिन कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है, मुझे कुछ शेयर करना है मेरे पेरेंट्स से भी, पर मैं वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ,
मुझे बात किसी से करनी नहीं है, मुझे एक अलग सा लोनलीनेस आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन की कमी हो गई है, ऑक्सीटोसिन की कमी हो गई है। अब ऑक्सीटोसिन को किस तरीके से बढ़ाना है, आप आपके फैमिली मेंबर्स को हक कर सकते हो, उनका हाथ पकड़ सकते हो। अगर आपके फैमिली में पेट्स है तो उन पेट्स के साथ खेल सकते हो। देन अगर आपको किसी के बारे में कुछ भी अच्छा लगता है तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। जब भी हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, सामने वाले की भी इच्छा होती है कि अरे मैं रिटर्न में भी इसको कोई कॉम्प्लीमेंट दो। सो गिविंग एंड टेकिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है दोनों भी पर्सन के बॉडी में। तो इस तरीके से आप आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन को नॉर्मलाइज कर सकते हो। देन सेरोटोनिन, द मूड स्टेबलाइजर। जब भी ऐसे लगे कि बहुत चिड़चिड़ हो रही है, समझ नहीं रहा इतना लो क्यों फील हो रहा है, मैं इमोशंस को नहीं ये कर पा रही हूँ, मैनेज कर पा रही हूँ, सबसे सिंपल सॉल्यूशन है धूप में जाके खड़े हो जाओ। सनलाइट में जैसे ही आप आते हो आपकी बॉडी सेरोटोनिन रिलीज करती है। सबसे सिंपल सॉल्यूशन क्या है, धूप में आके खड़े हो जाओ। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हो आप, ब्रीदिंग पैटर्न्स यानी प्राणायाम कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो जिसमें आपके बॉडी के मूवमेंट्स हो रहे हैं, उससे आपके बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन्स, अब एंडोर्फिन्स बॉडी में नेचुरली तब आते हैं जब आपकी बॉडी को पेन फील होता है। अगर हमें कुछ मार लग गई या कुछ किसी तरीके से पेन आया है हमारे ऊपर, तो बॉडी एज अ डिफेंस मैकेनिज्म एंडोर्फिन्स रिलीज करती है ताकि वो पेन कम फील हो, ताकि वो पेन कम फील हो। होता है ना, हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ एक्सीडेंट्स के बाद कुछ लोगों के चेहरे पे हमको स्माइल दिखती है, या हम ऐसा बोलते हैं मुक्का मार अगर लगा है तो वो 2 दिन नहीं दुखता, उसके बाद दुखता है ना। क्यों? क्योंकि बॉडी पहले एंडोर्फिन्स रिलीज कर देती है, वो दर्द की इंटेंसिटी आपको कम फील हो इसलिए एक हैप्पी हार्मोन रिलीज कर देती है, वो आपको काम रखता है, वो आपको काम रखता है। अब एंडोर्फिन्स को बॉडी में बढ़ाने के लिए हमें एक्सीडेंट्स करके आने की जरूरत नहीं है, ये कुछ सिंपल से एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो ना। लाफिंग एंड क्राइंग, अगर आप कोई इमोशन फील कर रहे हो, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, हम क्या करते हैं यूजुअली हमें रोना आ रहा है पर हम किसी के सामने रोएंगे नहीं क्योंकि हमें कमजोर नहीं दिखना होता है, ये गलत होता है। अगर आप आपके इमोशन को दबाते हो तो आपके बॉडी में जो नेचुरली एंडोर्फिन्स है आप उनको भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। अगर रोना आ रहा है रो लो, होता है ना, रोने के बाद कभी कभी हमें हल्का फील होता है, अच्छा फील होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि फिर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। जो भी इमोशन आप फील कर रहे हो वो इमोशन को आप एक्सप्रेस करो, बाहर निकालो, है ना। तो इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज है, स्ट्रेचिंग, कॉमेडी मूवी देखना, मेडिटेशन, ये सब करके इन हार्मोन्स को आप आपके बॉडी में नॉर्मलाइज कर सकते हो। अगर ये 4 हार्मोन्स आपके बॉडी में नॉर्मल लेवल पे होते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, एक पॉजिटिव आउटलुक होता है, और आप जो भी एम रखते हो आप उसको अचीव करने के पोजीशन में होते हो, आप उसको अचीव करने के पोजीशन में होते हो, क्योंकि आपका जो कंट्रोलर है वो आपके कंट्रोल में होता है, आपका कंट्रोलर आपके कंट्रोल में होता है। तो सब लोग इन फंडों को यूज करेंगे ना अपने माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए। चलो आगे बढ़ते। सीक्रेट नंबर 5 to bring out the best in you, one strength in each region of brain। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा ये जो दिमाग होता है, इसमें 5 अलग अलग डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं। इसके अंदर 5 अलग अलग डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं। पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट का सेंटर, यानी जो हमारी हाइट, हमारा वेट, ये सब मॉनिटर करता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स मॉनिटर करता है, यानी बड़े मूवमेंट्स, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग करते वक्त जो मूवमेंट्स होती है वो। और फाइन मोटर स्किल्स यानी छोटे मसल्स के मूवमेंट्स, लिख पाना, शू की लेस बांध पाना, ये सब आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। सेकंड आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी जिसे आम भाषा में हम इंटेलिजेंस कहते हैं, हमारा मेमोरी पावर, हम कितना अच्छे से लॉजिक लगा पा रहे हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहे हैं या नहीं, ये सब आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। तीसरा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट यानी भाषाई विकास। हम जो कुछ भी फील कर रहे हैं या जो कुछ भी हम बोलना चाहते हैं, क्या हम उसे सही तरीके से बोल पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, या हमारे सामने कोई अगर कुछ बोल रहा है तो हम उसे कितनी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। और ये कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का नहीं होता, इमोशंस का भी होता है, एक्सप्रेशंस का भी होता है। मम्मी अगर गुस्से में बोल दे जा जो तेरे मन में है कर करके, मतलब वो करना होता है क्या?
नहीं, मतलब कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का नहीं होता, इमोशंस का भी होता है, एक्सप्रेशंस का भी होता है। तो वो समझना, वो समझ आती है हमारी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के अंदर। देन सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। हम जब 4 लोगों में जाते हैं तब हम किस तरीके से उठते बैठते हैं, हमारा बिहेवियर क्या होता है, या 4 लोगों के सामने हम हमारे टैलेंट को किस तरीके से रख सकते हैं, ये आता है सोशल डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा मेस कंट्रोल जिसे हम कहेंगे, कि हमारे रूम को हम कितने अच्छे से अवर के रखते हैं, कौन सी चीज कहाँ हो, इस चीज की समझ हो पाना, ये भी सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है। टाइम मैनेजमेंट भी सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है। देन इमोशनल डेवलपमेंट, हमारे लाइफ में जितने भी इमोशंस हम जीते हैं, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, सैडनेस हो, जो भी तरीके का इमोशन होता है, क्या हम उससे सही तरीके से डील कर पा रहे हैं। अगर सैडनेस है तो हम उसको सही तरीके से डील कर पा रहे हैं क्या, अगर खुशियां है तो हम उन खुशियों को पूरी तरीके से जी पा रहे हैं क्या, ये हमारे इमोशनल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। अब मैंने क्या बोला कि ये 5 डेवलपमेंट सेंटर्स में, हर डेवलपमेंट सेंटर में हमारी एटलीस्ट कोई एक स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? हम जनरली अभी तक के लाइफ में ऐसा सुनते आए थे कि पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई से करियर बनेगा, ये होगा वो होगा। पूरी तरीके से हमारा ध्यान कहाँ था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। पर ये जो सारे डेवलपमेंट सेंटर्स है, ये क्या है? इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जुड़े हुए का मतलब क्या है? समझो कि यहाँ पर 5 लोग खड़े हैं जो रस्सी से एक दूसरे से बंधे हैं, रस्सी से एक दूसरे से बंधे हैं। अब मैंने उसमें से किसी एक को ही ऊपर उठाया, तो क्या होगा? शायद उसके कनेक्टेड 2 जो है वो थोड़े थोड़े और ऊपर उठेंगे, पर जो बचे हुए 2 है उनका वेट बाकी सबको नीचे खींच रहा होगा, बराबर। उसी तरीके से अगर मैं मेरे किसी सिर्फ एक ही डेवलपमेंट सेंटर पे ज्यादा काम करूं, तो हो सकता है उसकी एनर्जी आसपास के डेवलपमेंट सेंटर में थोड़ी थोड़ी जाए, उसकी एनर्जी आसपास के डेवलपमेंट सेंटर में थोड़ी थोड़ी जाए, पर बाकी 2 तक पहुंचेगी क्या? नहीं। किसी एक में अगर रहा तो वो किसी आसपास के बस थोड़ी थोड़ी ही एनर्जी जाएगी। पर अगर मेरे 5 पे मैं काम कर रही हूँ, मैं मेरे 5 में मेरी एक एक स्ट्रेंथ बना रही हूँ, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए कोई स्पोर्ट खेल रही हूँ, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए मैं मेरे पेरेंट्स से कॉन्स्टेंटली मेरे फीलिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ, सोशल डेवलपमेंट के लिए मैं लीडरशिप और फॉलोअरशिप दोनों समझने के लिए टीम एक्टिविटीज कर रही हूँ, तब हम जाके मेरे हर डेवलपमेंट सेंटर में एक एक स्ट्रेंथ आएगी, एक एक स्ट्रेंथ आएगी। और इससे क्या होगा? मेरा ब्रेन इस तरीके से केपेबल बनेगा कि वो कभी भी अपनी एनर्जी एक दूसरे डेवलपमेंट सेंटर्स में ला सकेगा। मीनिंग क्या? अगर आपके ब्रेन के हर डेवलपमेंट सेंटर में आप स्ट्रेंथ लाते हो, तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी स्किल नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। इस दुनिया में ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। अब ये करते वक्त हम कुछ चीजें, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, एग्जाम हफ्ते भर पे है, घर में शादी है, पेरेंट्स को बोलो शादी में ले जाओ, मेरा सोशल डेवलपमेंट होगा तो मेरी मेमोरी पावर अच्छी रहेगी, तो मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करूं। आपको आपके हर डेवलपमेंट को साथ लेके चलना होगा, ताकि आप पूरी तरीके से परिपक्व रहो किसी भी तरीके के स्किल को आपके अंदर लाने के लिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल एक्टिविटीज भी मैंने यहाँ पे दी है जो आप कर सकते हो आपके ब्रेन के स्ट्रेंथनिंग के लिए। आप डायरी लिख सकते हो, आप एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हो जो डीएफसी में मेंटल एबिलिटी नाम से पढ़ाया जाता है। आप संस्कृत भाषा सीख सकते हो। संस्कृत भाषा के जो श्लोक या सुभाषित होते हैं उनके मीनिंग समझने का तो फायदा अलग पकड़ते हैं, बट जो उसके उच्चार होते हैं, जो इस भाषा में उच्चार होते हैं, वो हमारे ब्रेन को अलग अलग तरीके के सिग्नल्स देते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन हमें हमारे ब्रेन में अलग अलग सिग्नल्स पहुंचाने के काम आते हैं। संस्कृत भाषा में आपको एक ऐसा भी श्लोक मिलेगा जो सिर्फ र का प्रोनाउंसिएशन बेटर करने के लिए है। संस्कृत भाषा में आपको एक ऐसा भी श्लोक मिलेगा जो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आता है। संस्कृत भाषा में आपको ऐसा भी श्लोक मिलेगा जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में काम आता है। तो संस्कृत भाषा के अपने कई सारे फायदे हैं, इसलिए ब्रेन स्ट्रेंथनिंग के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। देन अगेन स्पोर्ट्स खेलना, एक्सरसाइज करना, डांस करना, इसमें भी आपके ब्रेन को फायदा हो सकता है। टीम एक्टिविटीज में आपका सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट्स आपके ट्रिगर हो सकते हैं।
पॉइंट नंबर 6 टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, ये समझना है कि सोशल मीडिया का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, सोशल मीडिया और गेम्स का। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इस पर एक हमें बहुत ही प्यारी सी सुविधा है रील्स और शॉर्ट्स नाम की, उससे वाकिफ होंगे? सब लोग देखते हैं ना रील्स या शॉर्ट्स, पता तो होगा सभी को। क्या करते हैं हम? इस तरीके से फोन लेते हैं और इस तरीके से अंगूठा घुमाते हैं, बराबर। अब ये जब रील हम लोग देख रहे होते हैं, एक रील जब हमारी देखकर हो गई, हमारे ब्रेन को क्या मैसेज मिला कि हमने एक एक्टिविटी कंप्लीट कर ली। एक रील देखना मतलब हमने एक एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया। हम जब भी कुछ कंप्लीट करते हैं क्या होता है, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा डोपामीन, वेरी गुड, हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। हमारे ब्रेन में डोपामीन जो द रिवॉर्ड हार्मोन है वो रिलीज होता है जब भी हम कोई एक एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। अब जितनी हम रील्स देखते जा रहे हैं उतना हमारे ब्रेन में डोपामीन आते जा रहा है, उतना हमारे ब्रेन में क्या हो रहा है, डोपामीन आते जा रहा है। और ये जो डोपामीन है ये शक्कर की तरह होता है। शक्कर जितनी खाओ उतनी और भूख लगती है ना, शक्कर की और भूख लगती है। मीठा जितना खाओ उतना और मीठा खाने की इच्छा होती है। उसी तरीके से डोपामीन भी हमारे अंदर जितना होगा उतना और डोपामीन आने का हमारा मन करेगा। इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है कि बस थोड़ा और 5 मिनट और, होता है ना रील्स देखते हुए, जनरली हमारे साथ ही होता है। सेकंड पॉइंट, मुझे जो डोपामीन हफ्ते भर की पढ़ाई करने के बाद मिलने वाला था वो मुझे 5 मिनट की रील्स देखने में मिल गया। मेरे ब्रेन को क्या लग रहा है, ये डोपामीन मिलाने का ज्यादा आसान तरीका है। वो क्या है, हैप्पी हार्मोन है, वो टेम्पररी खुशियां दे रहा है ना, तो ये खुशी मिलाने का ज्यादा आसान तरीका लग रहा है ब्रेन को। तो वो क्या करता है, ठीक है यार पढ़ाई 10 मिनट बाद कर लेना, 10 मिनट पहले तो फोन देख ले। ब्रेन हमें क्या बोल रहा है, 10 मिनट पहले तो फोन देख ले। ये इस तरीके से आपके ब्रेन को ये मिलता है कि जो डोपामीन आपको हफ्ते भर बाद मिलता था वो अभी तुरंत मिल गया, सिर्फ अंगूठा घुमाने से मिल गया। पर क्या ये सही तरीका है? क्या ये सही तरीका है? जो डोपामीन हमें हमारे लॉन्ग टर्म गोल से दूर ले जा रहा है, हमें हमारे गुड चेंजेस जो हो सकते हैं, हमारी जो ग्रोथ हो सकती है, उसे अगर रोक रहा है तो क्या वो हमारे लिए सही है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे पब्लिकली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में ये डिक्लेयर करते हैं कि हम डोपामीन के साइकिल को यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमारे ऐप पर चिपके रहे। पब्लिकली वो ये चीज बोलते हैं। एवरेज पर्सन ग्लोबली सोशल मीडिया पे 2.5 घंटा स्पेंड करता है, दिन का 2.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है एवरेज पर्सन ग्लोबली। हम उस 2.5 घंटे को अगर पॉजिटिवली यूज करें तो क्या नहीं कर सकते? हमें क्या इतना उस ऐप को खुद को कंट्रोल करने देना है? तो हमें स्ट्रैटेजिकली ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे इस फोन को छोड़ना है, मुझे ये फेक वाला डोपामीन नहीं चाहिए, मुझे रियल वाला डोपामीन चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि एज 16 से पहले किसी भी बच्चे ने किसी भी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए, व्हाट्सएप पे भी नहीं। आप लोगों को नहीं पता कि उस पे जो कंटेंट आने वाला होता है वो आपके लिए सही है या गलत है। आप एक एज में होते हो जब आप बहुत क्यूरियस होते हो, आपको नई नई चीजें एक्सप्लोर करना होता है, और वो कंटेंट आपको आपके गोल से, आपके प्रोजेक्शन से काफी दूर ले जा सकता है। तो एज 16 से पहले किसी भी बच्चे ने किसी भी तरीके के सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। आपके गेम्स में भी ये डोपामीन वाला कंसेप्ट होता है, आपको डेली रिवॉर्ड्स मिलते हैं, गेम्स पे डेली रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, हर थोड़ी थोड़ी देर में एक लेवल अप होता है, आगे बढ़ रहे हैं हम, ये फीलिंग आती है हमको। उससे क्या हो रहा है, डोपामीन ही बढ़ रहा है। एक्सेसिव डोपामीन से हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हम सोशल लोनलीनेस में जा सकते हैं कि मुझे किसी से भी बात करने का मन नहीं हो रहा है, अलग सा चिड़चिड़ापन हो रहा है, मुझे मेरे मम्मी पापा से भी मिलना नहीं है, वो मेहमान आए वो क्यों आए हैं, मुझे उनके सामने ही नहीं जाना है। इस तरीके के फीलिंग्स हमारे अंदर आती है एक्सेसिव डोपामीन की वजह से। तो हमें ये चीज नहीं होने देना है। सोशल मीडिया और गेम्स पे हम सब लोगों का बहुत ही
कंट्रोल्ड यूज होना चाहिए, हमें एजुकेटेड यूज होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या हो रहा है ये हमें समझना चाहिए, राइट? And last secret for bringing out the best in you, embracing the power of faith. विश्वास जो हम कहते हैं, आज हमने खुद से हमारे विश्वास की ताकत को बहुत कमजोर बना दिया है। हम कहते हैं ना कि हमें भगवान पे भरोसा है, वो जो भी करेगा, जैसे भी करेगा, जब कभी करेगा, वो हमारे लिए सही चीज करेगा, बराबर? हम बोलते हैं ना कुछ इस तरीके से। पर जब भी फिर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हम क्या करते हैं? अरे यार ये क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों होना था, ये अभी होना था क्या, अभी मेरी कुछ और प्रायोरिटीज है करके हम विश्वास नहीं रख पाते भगवान पर भी कि उन्होंने वो चीज हमारे लाइफ में, वो प्रॉब्लम को हमारे लाइफ में शायद इसलिए भेजा होगा ताकि हम उसमें से कुछ सीख सके, हमारा स्किल सेट बढ़ा सके, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ा सके। ये भरोसा हम रख नहीं पाते। ये आज हमने एक गैप बना दिया है विश्वास और संपूर्ण विश्वास के बीच, विश्वास और संपूर्ण विश्वास के बीच। एक और स्टोरी सुनाती हूँ आप सब लोगों को। एक कलाकार था जो गांव-गांव जाकर करतब दिखाता था, ठीक है? तो इसी तरीके से वो एक गांव में पहुंचा, उसने कुछ ऑडियंस को कलेक्ट किया, एक पोल इधर बांधा, एक पोल उधर बांधा, दोनों के बीच ऊपर एक रस्सी बांधी, एक पोल से ऊपर चढ़ा, वो पतली सी रस्सी पे वो चल के दिखाया और उतर गया, और पूरी ऑडियंस तालियां बजाने लगी कि वाह क्या टैलेंट है, इतनी पतली सी रस्सी पे वो चल के दिखाया, वंस मोर ऐसे वो ऑडियंस बोलने लगी। सेकेंड टाइम उसने कुछ एक हैवी सा ऑब्जेक्ट, समझो एक बड़ा सा खंबा उठाया, वो पोल पर वापस चढ़ा, वापस उतनी पतली सी रस्सी पे वो वेट लेकर चला, दूसरी तरफ से उतर गया, वापस ऑडियंस ने बहुत तालियां बजाई और ऑडियंस जमा हो गई, वंस मोर चिल्लाने लगे, वाह क्या टैलेंट है, ऐसा बोलने लगे। थर्ड टाइम वो आया, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को लेकर वो ऊपर चढ़ा, उन बच्चों को लेकर वो पतली सी रस्सी पे उसने चल के दिखाया, वो वापस उतर गया, सब लोगों ने बहुत जोर से तालियां बजाई, वाह क्या टैलेंट है, वंस मोर। पूरी भीड़ एक साथ उसके लिए तालियां बजाने लगी, उसके टैलेंट को सराहने लगी और डिमांड करने लगी, चल वंस मोर करने लगी। इस पॉइंट पे वो कलाकार सबके बीच आया और उसने बोला कि देखो, मैं अभी तो वो 2 बच्चों को लेकर ऊपर चढ़ गया, मैं उस रस्सी पे भी चल लिया, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बच्चों को लेकर ये वापस कर सकता हूं। तो पूरी ऑडियंस ने ये सोचा कि अरे इतना अच्छा टैलेंट है, इसे तो हमने मोटिवेट करना चाहिए। तो मोटिवेट करने के लिए उन सब ने उसको बोला कि देख, तूने अभी हमारे सामने 3 बार तूने ये करके दिखाया, हमें भरोसा है कि तू कर सकता है, तू खुद को साबित करने के लिए कि तू ये कर सकता है, तू वापस उस रस्सी पे चढ़, बच्चों को लेके चढ़ और तू खुद को भी साबित कर कि तू ये कर सकता है। उसने बोला कि मुझे सच में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, और सब ऑडियंस ने बोला नहीं तू कर सकता है, हमें तुझ पे पूरा भरोसा है, तू बच्चों को लेके कर सकता है, तो चढ़ वापस। उसने वापस पूछा कि सच में आप लोग को लगता है मैं कर सकता हूं? तो उन्होंने सब ने बोला हाँ तू कर सकता है, हमें भरोसा है, तो चढ़ वापस बच्चों को लेके। उसने बोला ठीक है, लाओ तुम्हारे बच्चे। किसी ने दिए होंगे अपने बच्चे? क्यों? भरोसा था ना, 3 बार उसने करके दिखाया था। ये गैप है विश्वास और संपूर्ण विश्वास के बीच। एक मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगी। मैं बचपन से ही एकेडमिक्स में स्ट्रांग थी, 10th स्टैंडर्ड में मुझे नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली थी, और बचपन से ही मैंने खुद के लिए हमेशा से करियर के 2 ही ऑप्शंस ओपन रखे थे। प्लान ए, मुझे रिसर्च में जाना है, साइंटिस्ट बनना है। प्लान बी, मुझे बिजनेस करना है। और मेरा फोकस पहले से प्लान ए पे ही ज्यादा था। 11th-12th में जब मैं आई, मैंने पूरी जी जान लगा के मेहनत की कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे रिसर्च में जाना है, ठीक है। बट 12th स्टैंडर्ड में मुझे अपेंडिक्स का मेजर अटैक आया, कुछ इमरजेंसी में मेरी सर्जरी करनी पड़ी, और उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए। अराउंड 6 months आई वाज इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल। तो मेरी तबीयत इतनी खराब होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने बोला देख, इतनी खराब तबीयत में तो हम बाहर पढ़ने नहीं भेजेंगे। तो मेरा मोटिवेशन चला गया कि रिसर्च कॉलेजेस तो मिलने से रहे,
अब मैं प्लान बी पे फोकस करती हूँ। मैं प्लान बी पे फोकस करती हूँ, जो है मुझे बिजनेस चलाना है। तो मेरा फैमिली बिजनेस जो था उसी में मैंने काम करना शुरू कर दिया, एक एक सिस्टम को समझना शुरू कर दिया, और उसी में मुझे आगे जो भी सीखना था वो मैंने मेरा पार्ट एक शुरू कर दिया। जब 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ, मेरे पापा ने बोला कि डिग्री लेने का क्या सोचा है। मैंने बोला पापा बिजनेस में तो ऐसा है कि अब अपना खुद का होने की वजह से मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा इजीली मिलेगा, बिजनेस की डिग्री से प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे ज्यादा अच्छे से मिलेगा, तो मैं वो कर लेती हूँ। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि ठीक है, बट तू साथ में इंजीनियरिंग की डिग्री ले ले, बिजनेस के लिए नहीं। इंजीनियरिंग में इंसान लाइफ जीना सीख जाता है, ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए एज अ हॉबी तू डिग्री ले ले। करियर तेरा बिजनेस में ही रहेगा, पर एज अ हॉबी तो डिग्री ले ले, ऐसा मेरे फादर ने मुझसे कहा। मैंने बोला ठीक है, कर लेंगे। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज को यही छत्रपति संभाजी नगर में जेएनईसी में एडमिशन ले लिया। एज अ हॉबी मैं उसको कर रही थी और मेरा पूरा ध्यान बिजनेस की तरफ था। मैंने कॉलेज में कभी भी ध्यान नहीं दिया, ना लेक्चर्स में, ना प्रैक्टिकल्स में, ना कुछ। मेरा उधर उतना ध्यान था ही नहीं। बस पेपर्स आ रहे हैं, पास होना है, पास होने जितना लिख के मैं उन पेपर्स को दे रही थी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मैंने 3 साल इस तरीके से निकाल लिए। जितने पेपर्स आ रहे थे बस पासिंग पे मैं निकालती चली गई हर पेपर को, और ध्यान पूरा मेरा बिजनेस की तरफ था। फाइनल ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग को 5 सब्जेक्ट थे। 5 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गई। 5 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गई। टिल दैट पॉइंट ऑफ माई लाइफ में मेरे लाइफ में कभी फेल नहीं हुई थी। इतना तो कभी नहीं कि मेरे पासिंग मार्क्स भी नहीं आए हो। तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, बहुत ज्यादा डर गई मैं कि ये क्या हो गया मेरे हाथ से। मैं किसी चीज को इतना कैसे इजी गो में ले रही थी कि मैं फेल हो गई हूं किसी चीज में। मैं बहुत डर गई कि मैं इस चीज को मेरे मम्मी पापा को किस तरीके से बताऊंगी। किसी तरीके से हिम्मत करके मैं मेरे पेरेंट्स के सामने गई और मैंने उनको बोला कि आज रिजल्ट लगा है, मैं 5 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई। तो मेरी मम्मी ने बोला हो ही नहीं सकता। तो मैंने उसको बोला कि देख, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये रिजल्ट आया है, मैं 5 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई। उसने बोला हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सिटी की गलती होगी, मेरी गलती नहीं होगी, यूनिवर्सिटी की गलती होगी। तो मुझे उसका रिएक्शन समझ में नहीं आया और वो मानने को ही तैयार नहीं कि मैं 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई हूँ। वो यही बोल रही है कि यूनिवर्सिटी की गलती होगी, तेरी गलती हो ही नहीं सकती। दूसरी तरफ मेरे पापा का रिएक्शन था 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई। तो दोनों रिएक्शंस मेरे पल्ले नहीं पड़े। अपन एक्सपेक्ट करते पेरेंट्स ने कितना डांटना चाहिए, फेल होने पे क्या क्या नहीं बोलना चाहिए। मुझे एक एक मेरा बंक याद आ रहा था जो मैंने उस सेमेस्टर में किया था कि मेरे से ये गलतियां हुई थी सब करके, बट उन दोनों ने वैसा कोई रिएक्शन ही नहीं दिया और मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था और खुद का एक इमोशनल स्टॉर्म चल रहा था कि 3 सब्जेक्ट में मैं फेल हुई हूं करके। 2 हफ्ते बाद हम लोगों को पता चला कि पेपर्स रीचेकिंग के लिए आने वाले हैं। अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसा रूल है कि अगर आप एक पेपर रीचेकिंग को दो, उसमें मार्क्स अगर बढ़ के आ रहे हैं तो वो एक पेपर में आपको पास कर देंगे। पर अगर आप 3 पेपर्स रीचेकिंग को दो और वो तीनों में से किसी एक में भी अगर मार्क्स नहीं बढ़ रहे होंगे, वो पीछे रह रहा होगा, तो तीनों में फेल ही रखेंगे। जो 2 में आप पास हो रहे हो वो उसमें भी पास नहीं करेंगे। ये यूनिवर्सिटी का रूल है। तो मैंने ऐसा सोचा कि एक ही पेपर मंगाना सही रहेगा, कम से कम एक पेपर में तो मैं पास हो जाऊंगी, 2 में किसी तरीके से अगले सेमेस्टर में निकाल लूंगी। तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं, तीनों सब्जेक्ट, तीनों पेपर मंगा। बोली मम्मा क्यों, एक चांस मिला है, मुश्किल से एक पेपर में तो निकल जाऊंगी, प्लीज ऐसा मत कर। उसने बोला बस, मैंने बोल दिया ना, तीनों पेपर्स मंगाने। और जितनी मेरे अंदर थोड़ी बहुत होप थी कि एक पेपर तो निकल जाएगा, वो होप भी खत्म हो गई कि मेरे अब तीनों पेपर्स बैक ही रहेंगे। आप मेरा यकीन नहीं मानेंगे, मैं तीनों पेपर्स में पास थी। यूनिवर्सिटी की एक्चुअली गलती थी, मैं तीनों पेपर्स में पास हो गई। मैं बहुत खुश होके मेरे मम्मी के सामने गई उड़ती हुई कि मम्मी मैं तीनों पेपर्स में पास हो गई। तो वो मुझे बोलती, मैंने तो पहले ही बोला था। मैंने बोला देख, तूने ममता में बह के बोला था, तू मेरे प्यार में अंधी टाइप बिहेव कर रही थी, तो तूने जो बोला वो काउंट नहीं करता। ये कोई भगवान का चमत्कार ही था जो 3 पेपर एक साथ निकले मेरे। तो उसने बोला कि तू 2 मिनट मेरे सामने आके बैठ।
मुझे पता है कि तू इंजीनियरिंग के पेपर्स को सीरियसली नहीं लेती। मुझे, तेरे पापा को, दोनों को पता है कि तेरा इस वक्त पूरा ध्यान बिजनेस के अंदर है करके, पर उसके बावजूद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में तूने हमको 32 पेपर में पास होके दिखाया। मतलब तुझे पास होने की कला आती है, पास होने का स्किल है तेरे अंदर। मुझे उस स्किल पे भरोसा था, इसलिए मुझे पता था कि तेरे से ऐसी गलती तो नहीं हो सकती कि तेरे 3 पेपर बैक लगे, 3 पेपर में तू फेल हो जाए। जो भरोसा मैंने अपने आप में नहीं दिखाया, वो भरोसा मेरी माँ ने मेरे उस स्किल में दिखाया। और उस भरोसे को जिंदा रखने के लिए मैंने मेरे फाइनल ईयर में ही मेरी कंपनी खोली। मैंने उस कंपनी में इतना काम किया कि आज उस कंपनी को गूगल का अवार्ड है। आज मैंने 1300 से ज्यादा बच्चों की काउंसलिंग की है। आज मैंने महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं, सिर्फ उस माँ के भरोसे को टिकाने के लिए कि मेरे स्किल्स वर्थ है, मेरे स्किल्स वर्थ है। और दूसरी तरफ मेरे पापा, मैं उनके पास भी गई ऐसे ही फुदकते हुए कि बाबा मैं तीनों सब्जेक्ट में पास हो गई, तब भी उनका वही रिएक्शन था, तो पास हो गई, फेल हो गई एक ऐसी चीज में जो तेरे लिए डिस्ट्रैक्शन था, उसका तेरे करियर से कोई लेना देना था क्या? तू जब इंजीनियरिंग 4 साल के बजाय 6 साल में भी करती थी, तब भी तेरा रिएक्शन ये होना चाहिए था, तो वो तेरे ग्रोथ को कहीं हैम्पर कर रहा है क्या? नहीं। वो तेरे बिजनेस को, तेरे स्किल्स को कहीं हैम्पर कर रहा है क्या? नहीं। तब उस चीज को इतना दिल पे लेने की जरूरत है क्या? नहीं। तुझे खुद पे भरोसा होना चाहिए कि तेरा जहां पे ध्यान होना चाहिए, तेरा ध्यान वहां पर है। बाकी कोई चीज पे इतना मन लगाने की जरूरत नहीं है। तो बस मेरे माँ बाप के विश्वास की ताकत पे मैं जो आज बनी हूं, वो उनके विश्वास के ताकत पे। और इसी ताकत का आप लोगों को इस्तेमाल करना है। आपको खुद पे भी विश्वास रखना है, अपने बच्चों पे भी विश्वास रखना है, और बच्चों आपको भी खुद पे विश्वास रखना सीखना होगा। हम जनरली क्या करते हैं, सिचुएशंस पे भरोसा करने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे बताया, कई बच्चों की मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो मेरे पास बच्चे बहुत सही ऐसे चीजें बोलते हैं मेरे पास। मैम अगले हफ्ते एग्जाम है, मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ किसी तरीके से कोविड वापस आ जाए, एग्जाम ना देना पड़े। हम सॉल्यूशन के बजाय हम सिचुएशन पे भरोसा करने की कोशिश करते कि किसी तरीके से वो प्रॉब्लम निपट जाएगी। क्यों? हमें सिचुएशन पे क्यों भरोसा करना है? हमें खुद पे भरोसा करना है। एक चिड़िया जब एक डाल पर बैठती है, तब वो उस डाल पे भरोसा नहीं रखती कि मुझे जब तक बैठना है तो टूटना मत। वो खुद पे भरोसा रखती है कि जब भी ये डाल टूट भी जाए, तब भी मुझ में ताकत है कि मैं उड़ सकूंगी। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं आपकी उड़ान भरने के लिए? Are you ready to bring out the best in you? इन सब सॉल्यूशंस को क्या आप आपके पर्सनल लाइफ में अप्लाई करेंगे? चलिए बढ़िया, देन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू। चलिए, तो अब इस कार्यक्रम को पूर्णत्व की ओर ले जाने मैं हमारे डायरेक्टर काबरा सर से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर आए। नमस्कार। थकले? क्या बात है। ये एनर्जी, ये जज्बा, ये जोश डेफिनेटली हमको अलग दिशा में ले जा रहा है, और मुझे भरोसा आते जा रहा है कि ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट, ये मिशन कामयाब होने वाला है हमारे लिए। अक्सर बोला जाता है कि मोटिवेशन ये थोड़ा टेम्पररी होता है, राइट? लेकिन एक ऐसी स्टार्ट वो मोटिवेशन के बाद मिल सकती है, और स्टार्ट लेने के बाद यदि सक्सेस मिलाने वाली जो प्रोसेस है, ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट के लिए जो प्रोसेस हमको बताई गई है, राइट, उसको यदि हमारे डे टू डे काम में, स्टूडेंट्स है तो पढ़ाई के संदर्भ में, पेरेंट्स है तो अपने काम के संदर्भ में, अगर हम वो डे टू डे काम में उसको अप्लाई अगर कर दे, तो ये मोटिवेशनल प्रोग्राम
ये टेम्पररी नहीं, ये परमानेंट सक्सेस दिलवाएगा आपको और मुझे। क्या आप इस चीज के लिए तैयार है? क्या बात है, एक बार खुद के लिए ताली। मैं आपसे माफी मांगता हूं, हमारे प्राजक्ता मैम ने भी आपसे बहुत तालियां बजवाई आज, राइट? लेकिन ये तालियां, ये हाथ का दर्द आपको याद दिलाएगा ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन यू जिंदगी भर के लिए। इसके पहले कि मैं अपने विचार रखूं, बार बार चैलेंज विनर्स की बात हो रही थी। डीएफसी की ये सिस्टम जो है कि चैलेंज को एक्सेप्ट करो और जीतो, ये सिस्टम को एक 5 से 7 मिनट में इसके पीछे का जो हमारा साइंस है, इसके पीछे की हमारी जो काम करने की फिलॉसफी है, वो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। हम पहले बड़ों के संदर्भ में बात कर लेते हैं। पेरेंट्स, जिस किसी मकाम पर आप आज हो या मैं हूं, राइट, फाइनेंशियली, सम्मान वाइज, वर्क वाइज, कोई भी पैरामीटर आप लगा लो, किसी भी पैरामीटर के दृष्टिकोण से हम बात करेंगे, क्या मेरे से आपसे आगे कम से कम 100 लोग जिंदगी में है कि नहीं है? प्लीज थोड़ा सा है ना इंटरेक्ट करेंगे तो आपको मजा आएगा। मेरे से आपसे हम जिस किसी मकाम पे हैं, वहां से आगे ऊंचे के साइड में कम से कम 100 लोग है कि नहीं है? पीछे हजारों लोग है कि नहीं है? अब रियल लाइफ में क्या होता है, जब मैं सामने वाले पे ध्यान देता हूं तो मेरे में इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने का डर होता है कि मेरे से इतने आगे है, मैं अभी भी यही हूं, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मैं उनसे आगे जा पाऊंगा या नहीं। जब पीछे वाले को देखता हूं, अरे मैं हजारों लोगों से आगे है, तो फिर मुझे और इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है? सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। लाइफ में ये दोनों भी कॉम्प्लेक्स आपको आगे जाने से रोकते हैं। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं ना तो आगे वाले पे ध्यान दूंगा, ना तो पीछे वाले पे ध्यान दूंगा, मैं खुद पर ध्यान दूंगा। और जब मैं खुद पर ध्यान दूंगा, मैं सामने वाले से नहीं, पीछे वाले से बदलाव की अपेक्षा नहीं करूंगा, मैं खुद से बदलाव की अपेक्षा करूंगा। और इस तरह से करूंगा कि खुद को जहां है वहां से थोड़ा आगे ले जा सकूं। पटत असेल तर टाळ्या वाजवा। बच्चों, पेरेंट्स, क्या हम सब लोग खुद को आगे ले जाने के लिए तैयार है? मतलब हमको रैंक कितना है हमारा, इससे कोई लेना देना नहीं है, बट परफॉर्मेंस से लेना देना है। देखिए, कोई भी चीज में जब हमको प्रोग्रेस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो उसके लिए वो मेजरेबल होना चाहिए। इंजीनियरिंग की भाषा में मेजरेबल मतलब टेंजिबल। मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत की क्या डेफिनेशन है? कोई 2 घंटे पढ़ के बोलेगा मैंने बहुत पढ़ाई की, कोई 5 घंटे पढ़ के बोलेगा मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, तो ये मेजरेबल हुआ क्या? नहीं। मेजरेबल मतलब हम जिसको गिन सकते हैं कि भाई मुझे मेगा टेस्ट 3 में 80 मार्क्स मिले। एग्जाम्पल दे रहा हूं। सेल्फ कंपटीशन चैलेंज में हम लोग क्या करते हैं, जब हमको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, देखो स्पर्धा दूसरों से करनी नहीं है, स्पर्धा के बिना ग्रोथ नहीं है, ये मैं जानता हूं, लेकिन स्पर्धा खुद से करनी है। मुझे मेगा टेस्ट 3 में 80 मिले, मैंने चैलेंज लिया, मेरा रैंक कुछ भी रहने दो, 700 में से 600 रो, 500 रो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने मेगा टेस्ट 4 में 80 से मैं 95 पे गया। अभी भी 180 में से 95, कई लोगों के हिसाब से ये 55% कितने कम होते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज कम या ज्यादा, अगेन बोलता हूं, कम या ज्यादा ये नॉन स्पेसिफिक बातें हैं। मैं 80 पे था, मैं 95 पे गया, ये मेरा सक्सेस है या नहीं है? मुझे बोलिए आप प्लीज। पेरेंट्स अपने आप से पूछिए, मैं 80 पे था, 95 पे गया, सक्सेस है कि नहीं है? तो ये सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सपोज मैं 8th में हूं, मेगा टेस्ट 4 में मैं 95 में गया,
9th में मेगा टेस्ट 1 में मैं 110 पे गया, मेगा टेस्ट 2 पे थोड़ा पीछे आ गया वापस 105 पे, मेगा टेस्ट 3 में 125 पे गया, 4th मेगा टेस्ट में 130 पे, और 10th में मैं 140 प्लस रहा। कोई प्रॉब्लम है हमको? क्योंकि मैं खुद से कॉम्पीट कर रहा था, तो मेरे आगे जाने के लिए कोई लिमिट नहीं है। अक्सर घरों में तकलीफ क्या होती है, बेटा चल तू चॅलेंज जिंकला पण सांग क्लासचा टॉपर कितीवर आहे? चलो उसने बोल दिया क्लास का टॉपर 136 पे है, मग मला पुढच्या वेळेस तुला 136 पेक्षा जास्त पाहिजे। सेकंड टेस्ट में वो बच्चे को 138 आ गया और वो क्लास का टॉपर बन गया। आप उसको क्या बोलेंगे? अब आप उसको क्या बोलेंगे? आप वो बोलेगा बाबा मी क्लासचा टॉपर झालाय, बस ना एवढंच पाहिजे ना तुम्हाला। लेकिन मेगा टेस्ट कितने मार्क्स की है? 180 की है, उसको मिले कितने? 138। जब दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं तो आपने उसको बेंचमार्क टॉपर का 138 बता दिया, तो आप उसको फिर बोल नहीं सकते अजून जास्त अभ्यास कर, अजून चांगले मार्क घ्या। बट अगर आप सेल्फ कंपटीशन में बिलीव करते हो, बेटा इस बार 138 आए, कोशिश कर वहां से कितना आगे जा सकता है, तो वो और कोशिश करेगा। आई बात ध्यान में? हाँ, बजा सकते, ताली बजा सकते। ये सेल्फ कंपटीशन का मजा है। मैं ये प्रोसेस में और आगे जाने से पहले डीएफसी का एक रियल लाइफ इंसिडेंस बताता हूं, जिसके वजह से ये सिस्टम आई हमारे पास। करीबन 2017 की 18 की बात है। हम लोग पहले क्लास वाइज मीटिंग लेते थे, पेरेंट मीटिंग। एक 7th स्टैंडर्ड की पेरेंट मीटिंग थी शाम में, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स को बुलाते थे, हम बच्चों को नहीं बुलाते थे। और 7th क्लास में मैं गया बच्चों से बात करने के लिए। एक स्टूडेंट ने खड़े रह के मुझे बोला, सर आज हमारे पेरेंट्स की मीटिंग है। बोला हाँ बेटा, मेरा एक काम करेंगे क्या? बच्चा कौन से स्टैंडर्ड का है? 7th स्टैंडर्ड का। मुझे सवाल क्या पूछ रहा है, सर मेरा एक काम करेंगे क्या? बोला बोल ना बेटा क्या हुआ? बोले सर मुझे 130 मार्क मिले, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बट बहुत मेहनत करके 130 लाए, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स है ना बोलते क्लास का टॉपर 164 पे है, ये मामला जमा नहीं, तेरे लिए हम ये करते वो करते, तू कैसे पीछे रह गया? मतलब फिर तू क्या चाहता है, मैं क्या बोलूं तेरे पेरेंट्स को? बोले पेरेंट्स को ऐसा स्पेसिफिक मेरे पेरेंट्स को नहीं बोलना, उनका मन दुख जाएगा। देखिए बच्चे, मैम ने पहले बोला बच्चों की प्रॉब्लम्स ही अलग है। बोले देखो हम छोटे हैं, हम उन पे डिपेंडेंट है, हम उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप टीचर है, बड़े हैं, आपकी बात तो सुनते हैं। मतलब तू बोलना क्या चाहता? आप उनको सिर्फ इतना पूछो कि अगर हम उनको पूछे पापा तुम्हारी कमाई कितनी है, मतलब क्या बोलेंगे वो? मेरे को तो नहीं मालूम। नहीं बोलेंगे महीने का 1 लाख रुपया कमाते। बोले अगर उनको सिर्फ इतना पूछो कि अगर हमने उनको बोला पापा अंबानी की इतनी आपकी कमाई नहीं हो सकती क्या, थोड़ा ट्राई करो ना, उनको भी 2 हाथ है, 2 आंखें, 2 कान है, आप भी थोड़ा ट्राई करो, ट्राई यू विल गेट सक्सेस। उनको कमाई 1 करोड़ हो सकती, तुमको क्यों नहीं हो सकती? क्या लगता है आपको ऐसे बच्चों ने आपको बोलना चाहिए क्या? एक बात हमेशा ध्यान रखो, भगवान ने हम सबको यूनिक बनाया है। ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन यू में वहां एक पॉइंट था, प्रिजर्व यूनिकनेस। किसी भी इंसान का दूसरे इंसान से थंब का इंप्रेशन मैच नहीं होता। तो भगवान ये बता रहा है कि हर इंसान यूनिक है, अपने को किसी के जैसा नहीं बनना है। अपन ऐसा काम करेंगे कि लोग अपने जैसा बनना चाहे, वो यूनिकनेस प्रिजर्व करना है। और ये यूनिकनेस लाने के लिए हमको सिर्फ टारगेट्स पर फोकस नहीं करना है। टारगेट पर फोकस करके शायद टारगेट मिस हो सकता है, या हमारे पोटेंशियल से हम कई गुना कम काम कर सकते हैं। अगर हमने फोकस प्रोसेस पे किया उसको अचीव करने के, तो शायद हमारा पोटेंशियल जिसको हम समझ नहीं पाते, हम पोटेंशियल को इनिशियली जब तक अनुभव नहीं आता, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, तब तक हमको प्रोसेस बहुत हेल्प करती है। क्या आप इस प्रोसेस को समझना चाहेंगे?
मतलब मैं आपकी एनर्जी लेवल देख रहा हूं, ऐसा ना हो कि अत्याचार। देखो हमने प्रॉमिस किया है कि प्रोग्राम शार्प 6:30 से 9 तक चलेगा, उसके पहले ही हो जाएगा, 1-2 मिनट पहले ही कंप्लीट करेंगे। ये शार्पनेस के बारे में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं हमेशा, और पिछले 21 वर्षों में वो हमारा पॉजिटिव माइंड ब्लॉक है। स्टार्टिंग टाइम तो हमने हमेशा ही मेंटेन किया, लेकिन क्लोजिंग टाइम भी वो समय से पहले ही हो जाएगा, चिंता मत करो, चलेगा ना। ये प्रोसेस को समझना चाहेंगे ना। मान के चलो कि एग्जाम सेंटर के बाहर आप खड़े हैं, 2 स्टूडेंट आए बाहर, आई पेपर खूप सोपा होता, मला आउट ऑफ आउट मार्क मिळणार, आज मज्जा आली। 1 मिनिट में दूसरे 2 स्टूडेंट आए, बाबा पेपर खूप अवघड गेला, एग्जामिनरने कसला बदला घेतला माहित नहीं, क्या दुश्मनी निकाला उसने मेरे को नहीं मालूम पप्पा, पेपर बहुत टफ था। सेम पेपर सेम स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, 2 बोल रहे पेपर बहुत आसान था और 2 बोल रहे पेपर बहुत टफ था, तो फिर पेपर आसान था या टफ था? पेपर कभी भी आसान या टफ नहीं होता, जिसकी तैयारी सही दिशा में अच्छी तरह से हो गई उसके लिए पेपर हमेशा आसान होता है। जिसके तैयारी में कुछ गड़बड़ है, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तैयारी मतलब हर एंगल से, डायरेक्शन भी, पैटर्न भी, हर स्टेप के एंगल से बोल रहा हूं, जिसकी तैयारी में गड़बड़ है उसको पेपर हार्ड लगता। मतलब हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? तैयारी पे होना चाहिए, हमारा ध्यान वो प्रोसेस पे होना चाहिए, जो प्रोसेस हमारे में का बेस्ट बाहर लाएगा, राइट। एकेडमिक सेंस में, क्योंकि भाई आप सबने कोचिंग क्लास में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाया है, हर किसी का ड्रीम था इस पर्टिकुलर एग्जाम में रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, या किसी को लगा स्कूल के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, किसी को लगा बोर्ड, जो भी आपका टारगेट था। तो एकेडमिक सेंस पर मैं बात करूंगा, वो बात अलग है कि डीएफसी एकेडमिक्स को इस ढंग से हैंडल करती है, वो प्रोसेस समझाऊंगा आपको कि उसमें परीक्षेतच नव्हे तर जीवनात यशस्वी होण्यासाठी शिक्षण घेतलं पाहिजे, ये फिलॉसॉफी पे डीएफसी काम करती है। वो प्रोसेस समझाने में मुझे आसानी हो, इसलिए मैं एक यहाँ पर छोटा सा वीडियो प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। रूपल सर, डीएफसी पे का एक वीडियो प्लीज प्ले करें, 2 मिनट का वीडियो। दृष्टिकोनातून 2006 मध्ये डीएफसीने आपला स्कूलिंग फाउंडेशन कोर्स जालना आणि औरंगाबाद येथे सुरू केला। हा कोर्स म्हणजेच डीएफसीचा करिअर फाउंडेशन कोर्स। विद्यार्थ्यांनी परीक्षेतच नव्हे तर जीवनात यशस्वी होण्यासाठी शिकावं, हा या कोर्सचा हेतू। आता या कोर्समध्ये असं वेगळं काय आहे ज्याने हा कोर्स इतका लोकप्रिय झाला आणि डीएफसीच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी मोठ्या मोठ्या परीक्षांमध्ये यश मिळवले। विद्यार्थ्यांनी आपला अभ्यास शालेय अभ्यासक्रमापुरताच मर्यादित न ठेवता इतर बोर्डात असलेल्या बेसिक टॉपिक्सचा सुद्धा अभ्यास करावा, जेणेकरून नॅशनल लेवलच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपले विद्यार्थी मागे राहणार नाहीत। यासाठी डीएफसीने आपला स्वतःचा सिलेबस डिझाईन केला। बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा अर्थात मेंटल ॲबिलिटी टेस्ट हा विषय इयत्ता 5वी ते 10वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना डीएफसी मध्ये शिकवला जातो। मेंटल ॲबिलिटी टेस्टमुळे मुलांची अचूक निर्णय घेण्याची क्षमता विकसित होते आणि त्यांच्यामध्ये लॉजिकल अप्रोच डेव्हलप होतो। विद्यार्थ्यांचे बालपण न हिरावता त्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी डीएफसी आठवड्यातनं फक्त 2 दिवस आपला शिकवण्याचा उपक्रम चालवते, जेणेकरून राहिलेल्या 5 दिवसांमध्ये मुलं ग्राउंडवर जाऊन भरपूर खेळू शकतात। त्यांचा फिजिकल फिटनेस चांगला राहिला तर मेंटल हेल्थही चांगली राहते। शिकवल्यानंतर काय? शिकवणं संपल्यावर मुलांचं काम चालू होतं। यात सगळ्यात पहिल्यांदा येते रिव्हिजन। रिव्हिजन करताना मुलांना त्यांच्या कन्सेप्ट किती क्लिअर आहेत हे लक्षात येते आणि मेहनत जितकी जास्त तितकी जास्त डाऊट्स। अशा परिस्थितीत मुलं साधारणतः घाबरतात आणि आपल्याला नाही कळालं म्हणून टेन्शन, स्ट्रेस अशा भयानक शब्दांचा वापर करतात। मग यावर डीएफसी काय करते?
या प्रश्नाचं उत्तर आहे DFC ची हेल्पलाईन सिस्टम. मुलांनी फक्त एक SMS पाठवायचा आणि 24 ते 48 तासाच्या आत एक पर्सनल मीटिंग घेऊन त्यांचे डाऊट सॉल्व्ह केले जातात. यासाठी आजकालच्या ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीचा सुद्धा वापर DFC मध्ये होतो, म्हणजेच ऑनलाईन मोड. ऑफलाईन आणि ऑनलाईन या दोन्ही पद्धतींचा वापर करून DFC मध्ये डाऊट सॉल्व्ह करण्यात येतो. आता डाऊट सॉल्व्ह झाल्यावर मुलं काय करू शकतात? DFC चे स्वतः बनवलेले मॉड्यूल सॉल्व्ह करून अवघड प्रश्न सोपे करू शकतात. मुलं DFC च्या ऍपवर प्रॅक्टिस टेस्ट देऊ शकतात. आणि या प्रॅक्टिस टेस्टच्या शेवटी या ऍपद्वारे त्यांना त्यांचा वर्गातील रँक दाखवला जातो. याच बरोबर त्यांचे किती प्रश्न बरोबर आले, किती प्रश्न चुकले आणि चुकलेल्या प्रश्नांचे करेक्ट एक्सप्लेनेशन सुद्धा दाखवले जाते. शिकवल्यानंतरची रिव्हिजन, मॉड्यूल सॉल्व्हिंग, डाऊट सॉल्व्हिंग, प्रॅक्टिस टेस्ट सॉल्व्हिंग हे सगळं तर झालं. आता पुढे काय? पुढे येते DFC ची मेगा टेस्ट. आता या मेगा टेस्टची खासियत काय? DFC मध्ये सेल्फ कॉम्पिटिशनला प्रमोट केले जाते. म्हणजेच विद्यार्थ्याची स्पर्धा इतरांशी नव्हे तर स्वतःशीच. यासाठी DFC मध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याचे मागील परीक्षेतील गुण पाहून त्याला एक टार्गेट सेट करून दिले जाते. आणि नुसतेच टार्गेट सेट न करता प्रत्येक विद्यार्थ्याला हो मी चॅलेंज ऍक्सेप्ट करतोय असा एक SMS हेल्पलाईन नंबर वरती पाठवण्यास प्रवृत्त करण्यात येते. आता आपल्याला वाटेल हा SMS कशासाठी? तर विद्यार्थ्यांना सवय लावण्यासाठी की जीवनात कितीही कठीण परिस्थिती आली, कितीही संकट आली तरी न डगमगता त्या चॅलेंजला हसत खेळत ऍक्सेप्ट करा आणि मग संकटावर मात करा. यामुळे आपल्या DFCचा हेतू सुद्धा साध्य होतोय. लक्षात आहे ना? परीक्षेतच नव्हे तर जीवनातही यशस्वी होण्यासाठी शिकूया. आणि हो, जे विद्यार्थी टार्गेट ऍक्सेप्ट करून त्याला अचीव करतात त्यांचा सत्कार DFC मध्ये केला जातो. आता या सर्व उपयोगी सवयींमुळेच DFCचा विद्यार्थी आज प्रत्येक क्षेत्रामध्ये यशस्वीरित्या वाटचाल करतोय. समाजाच्या गरजा लक्षात घेता वेळोवेळी DFC आपले कोर्सेस अपडेट करत आहे. लाईफ स्किल्सच्या रिक्वायरमेंट लक्षात घेता DFC लवकरच लाईफ स्किल्स डेव्हलपमेंट वरती अनेक कोर्सेस घेऊन येत आहे. आता पुढच्या सत्रामध्ये येणाऱ्या 5 वर्षांमध्ये DFCचा जो परिवार आज 104 शिक्षकांचा आहे, 3000 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचा आहे, तो नक्कीच 25,000 विद्यार्थी आणि 1000 शिक्षक कमीत कमी असा परिवार येत्या 5 वर्षामध्ये DFCचा असेल ही मी आपल्या सर्वांना ग्वाही देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ये जो प्रोसेस यहाँ पर बताई गई, इस प्रोसेस को लेकर कई पालकों के मन में कई प्रश्न होते हैं. पिछले साल भर जिन जिन पालकों से हम लोग मिले उनसे बात करने के बाद उस संवाद का जो निचोड़ है वो मैं अगले 5 से 10 मिनट में आपके सामने रखूंगा. सबसे पहले मैं उस लक्ष्य के बारे में बात करूंगा जो आपका बेसिक पर्पस था DFC में एडमिशन लेते समय, कि आपके बच्चों का फ्यूचर करियर के लिए एक फाउंडेशन स्ट्रांग बने, आपके बच्चों को अपने स्कूल का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प मिलना चाहिए और आपके बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिटिव स्किल सीखे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलाए. क्या यही लक्ष्य था आप लोगों का? एवरीबॉडी एक बार थोड़ा हाथ ऊपर करके बताओ. क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. नाउ इस लक्ष्य को सामने रखकर ही 2006 में हमने हमारा ये फाउंडेशन कोर्स शुरू किया. 11, 12 2003 में करने के बाद फाउंडेशन कोर्स शुरू करते समय पहली स्टेप एकेडमिक सक्सेस की तरफ क्या थी कि भी टीचर्स ने इन बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए. हमने सभी मेजर स्कूल्स कोचिंग क्लासेस की स्टडी की कि भी एग्जैक्टली टीचर्स कितना टाइम लेते हैं, क्या करते हैं क्लास में, कैसे पढ़ाते हैं. फिर हमने एक्चुअल रिक्वायरमेंट को स्टडी की. एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है टीचर से, कि टीचर ने बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करके देना चाहिए. जो भी उनके एकेडमिक्स प्लस उनके फ्यूचर रिक्वायरमेंट को जो सिलेबस चाहिए वो सिलेबस के कॉन्सेप्ट क्लियर करके बच्चों का देना चाहिए, नंबर 1. और नंबर 2,
उसके बाद उनको जो भी डाउट्स आएंगे सेल्फ स्टडी करते समय वो डाउट सॉल्व करके देना चाहिए। फिर इसका मेजरमेंट किया, कैलकुलेशन किया कि अगर एक XYZ टीचर जिसको नॉलेज है बिना सेल्फ स्टडी किए अगर क्लास में जाएगा तो एक चैप्टर पढ़ाने के लिए से 6 लेक्चर्स लगते हैं। लेकिन वही अगर टीचर्स की ट्रेनिंग प्रॉपर हो जाए, वो टीचर्स को ये बताया जाए कि बच्चों का समय बहुत कीमती है, क्योंकि ये जो बच्चों की एज है 10 से लेकर 18, ये इस एज का इंपैक्ट पूरे लाइफ में है। इस एज में आदतें लगाना आसान है, इसलिए एक एक मिनट ये बच्चों का इंपॉर्टेंट है। तो हमने टीचर्स को अगर बताया कि अगर आप 3 से 4 घंटे पहले अच्छी पढ़ाई कर लेते हो तो वही चैप्टर के कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर करने के लिए जहां आमतौर पर अन्य जगह पर 6 लेक्चर लगते हैं, यहां पर 2 से 3 लेक्चर में काम हो सकता है। डेफिनेटली 2006 में यह एक्सपेरिमेंट था जब हमने शुरू किया था, लेकिन 7, 8, 9, 10 जो 5 साल हमको रिजल्ट मिले इस सिस्टम से, उसके बाद ये सक्सेसफुल पैटर्न बन गया। और इसी वजह से संभाजी नगर में 30 बच्चे, जालना में 55 बच्चे, ऐसे 85 बच्चों से शुरू हुए वाला ये जो सफर था हम लोगों का DFC का, आज 3000 से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। मतलब इस पे सवाल उठ नहीं सकता, क्योंकि हर साल हमने प्रूव करके दिखाया सिलेबस। अब सवाल क्या है, ऐसा क्यों? एक पेरेंट ने मुझे पूछा 2 दिन में अगर इतने रिजल्ट आ सकते हैं तो शायद 5 दिन 7 दिन में इससे और डबल रिजल्ट आएंगे। भाई हर एक के मन का सवाल है और उसका जवाब देना चाहिए। उसका आंसर मैं कुछ इस तरह से देना चाहता हूं। मुझे यह बात बताओ कि टीचर्स ने इन बच्चों को ज्यादा समय, ज्यादा सिलेबस, ज्यादा क्वांटिटी पढ़ाना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों ने ज्यादा सीखना इंपॉर्टेंट है? मैं सवाल रिपीट करता हूं, टीचर्स ने ज्यादा समय, ज्यादा सिलेबस, ज्यादा क्वांटिटी पढ़ाना इंपॉर्टेंट है या बच्चों ने ज्यादा सीखना इंपॉर्टेंट है? ज्यादा सीखना। एवरीबॉडी, जितने लोग एग्री करते हैं हाथ ऊपर करो प्लीज, थोड़ी तकलीफ देते रहूंगा मैं। भाई फोटोग्राफर भाई जरा एक फोटो लो सबका, भाई अच्छे से फोटो लो, अच्छे से हाथ ऊपर करो। खुद के लिए एक बार ताली बजाओ सब लोग अभी। अब फिर सीखने की प्रोसेस समझ लो। वैसे मैंने कई सेमिनार्स में एग्जांपल दिया है, लेकिन चूंकि अभी भी आप में से कई लोग सारी सिस्टम्स फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए बात मुझे दोहराना पड़ रहा है। सीखने की प्रोसेस को और एक बार समझने के लिए एक साइकिलिंग सीखने के एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलो, मुझे साइकिलिंग सीखना है। मान के चलो ये मेरा दोस्त यहां पर जो बैठा है, मेरा स्टूडेंट, ये साइकिलिंग चैंपियन है और इसने मुझे बोला चलो काबरा सर मैं आपको साइकिलिंग सिखाता हूं। और उसने मुझे एक अच्छे ग्राउंड पे लेके गया और ऐसा साइकिलिंग करके दिखाया उसने। सर ऐसा देखो, ऐसा साइकिल पे बैठना, फिर ऐसा स्लो साइकिलिंग करना है तो ऐसा ऐसा पैडल लगाना, फास्ट करना है तो ऐसा ऐसा पैडल लगाना। 1 बार करके दिखाया, 2 बार करके दिखाया, 3 बार करके दिखाया, फिर बाजार में ले गया वहां करके दिखाया, फिर और गुलमंडी पे ले गया वहां करके दिखाया। क्या लगता मेरे को साइकिलिंग आ गई? शायद 3 बार उसने जो अलग अलग जगह पे बताया, स्कूल, कोचिंग क्लास 1, कोचिंग क्लास 2, 3 बार बताने के बावजूद मैं सीखा क्या? नहीं। मुझे साइकिलिंग की शायद मालूमात मिल गई, लेकिन सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे खुद पे साइकिल पे बैठना पड़ेगा। शायद बैठने के बाद, थोड़ा चलाने के बाद मैं गिर भी जाऊं, 1 बार, 2 बार, 3 बार गिरने के बाद वो सर मुझे मेरे बताएंगे ये गलती करने से गिरा, ऐसा आप बैलेंस संभाल नहीं पाए इसलिए गिर गए, आप थोड़ा अगली बार इधर झुक कर बैठो, ऐसा पैडल मारो। ऐसा करते करते 4-5 अटेम्प्ट के बाद मुझे साइकिलिंग सीख जाऊंगा। चैंपियन बना क्या अभी? नहीं। चैंपियन बनने के लिए क्या लगेगा? सीखने के बाद प्रैक्टिस, सीखने के बाद प्रैक्टिस। मतलब एकेडमिक के दृष्टिकोण से देखो ये सीखने की प्रोसेस है। साइकिलिंग सीखो, स्विमिंग सीखो, फिजिक्स सीखो, केमिस्ट्री सीखो, मैथ सीखो, बायोलॉजी सीखो, हर जगह पर ये एप्लीकेबल है।
तो एकेडमिक्स के दृष्टिकोण से टीचर्स ने वहां पर पढ़ाने के बाद स्कूल में या डीएफसी में या जहां कहीं आप जाते हो उसके बाद सेल्फ स्टडी करना इसेंशियल है। मैं जब तक खुद नहीं करूंगा मैं सीख नहीं सकता, मेरे में वो ताकत आ नहीं सकते। जब तक मैं खुद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा मेरे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं आएंगे। जब तक डीएफसी के मॉड्यूल के मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा मेरे में थिंकिंग स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, मेरा इमेजिनेशन पावर डेवलप नहीं होगा, मेरा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं होगी, मेरा लॉजिकल अप्रोच डेवलप नहीं होगा। और अगर मेरे में डेवलप करना है तो मुझे ही वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? एवरीबॉडी एग्री? नंबर 1। नंबर टू मैम ने अपने को बताया ब्रेन में 5 रीजन है, राइट? और अगर मुझे मेरे बच्चे को जीवन में आने वाले हर प्रकार के प्रॉब्लम का सामना करने के लिए सक्षम करना है, क्योंकि जब तक वो हर प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा वो अपने जीवन की जो ऊंची चोटी पे जाना है उसको, जो बड़े बड़े सपने देखने, फिर सीएम बनना हो, पीएम बनना हो, या वर्ल्ड के नासा में जाके वहां का अध्यक्ष बनना हो, या और कुछ करना हो, वो पहुंच पाएगा क्या? नहीं। तो हम लोगों के लिए फिजिकल और मेंटल फिटनेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यही सोचकर क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के दृष्टिकोण से हमने कहा हम हफ्ते में 2 ही दिन पढ़ाएंगे, इट इज मोर, क्योंकि सफिशिएंट है। और बचे वाले 5 दिन बच्चे ग्राउंड पर खेलेंगे, अपना पसीना बहाएंगे रोज कम से कम 1 से 1.5 घंटा। बच्चे वाले 5 दिन बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे। बच्चे वाले 5 दिन बच्चे अपने सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए अपने लोगों से मिलेंगे, अपने हॉबीज का जतन करेंगे। वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगी और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मीडिया जो है, ये मीडिया में की बातों से हम डर जाते हैं। हम कोचिंग क्लास वाले में, इंक्लूडिंग मैं बोलता हूं उसमें, इस डराने में बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आयआयटी मध्ये 16,236 जागा आहे, परीक्षा देतात 12 लाख स्टुडंट, म्हणजे जे 100 लोक एक्झाम देणार त्यांच्यापैकी पेपर सोपा येऊ नाही तर अवघड येऊ, 2च लोकांना ऍडमिशन मिळणार, 98 लोकांना नाही मिळणार। नीट 24,000 लोग एग्जाम देते हैं, सीट है 1,10,000, मतलब 100 लोग नीट की जब एग्जाम देते हैं तो 3 ही लोगों को एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। पेपर इजी रहो चाहे डिफिकल्ट रहो, 97 लोगों को नहीं मिलेगा। इस लेवल की कंपटीशन है, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन पेपर का पैटर्न कैसा है? पहला ही क्वेश्चन अगर बाउंसर आ गया, बच्चे का नॉलेज भी बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, उसका क्लियर है, 16 घंटे बच्चे ने मेहनत की, लेकिन पहले ही क्वेश्चन में आपका बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मुझे 7 मिनट गेले आता, फिर आगे के आने वाले आंसर भी उसके गलत होके आ जाते हैं। तो क्या सिर्फ कॉग्निटिव, क्या सिर्फ पढ़ाई काम आने वाली है क्या? नहीं, वो ब्रेन में की 5 स्ट्रेंथ को हमको, और चूंकि वो लेवल की स्पर्धा है तो इसलिए हमको ये 5 स्ट्रेंथ पे काम करना है। भैया अगर उस स्पर्धा में भी मुझे 100 में 1 रहना ही है, परीक्षा में भी सक्सेस चाहिए, लाइफ में तो मिलेगा, वैसी आदतें हम लोग लगा रहे, तो उस स्पर्धा का सामना अगर करना है तो यहां पर बताई हुई ये जो एकेडमिक और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो बातें, आपको ये प्रोग्राम क्यों लिया हमने? क्योंकि एकेडमिक कराने में हम सक्षम हैं। 18 साल से लगातार जो डीएफसी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये रिजल्ट्स इस प्रोसेस को जस्टिफाई करते हैं। 2020 के पहले जब हम डीएफसी के सिस्टम समझाते थे लोगों को, या डीएफसी के कोर्स के फीचर्स बताते थे, तो लोग बोलते थे काबरा सर, काबरा मैम मार्केटिंग कर रहे हैं। चूंकि उनके क्लासेस में ऐसी सिस्टम है, वो बता रहे ऐसी सिस्टम अच्छी है। लेकिन 2020 में घटना हुई, देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई।
डीएफसी 5वीं से 12वीं कॉम्पिटिटिव पैटर्न पर बच्चों को पढ़ाती है। डीएफसी के पैटर्न में फोकस है कि बच्चों में थिंकिंग स्किल, लॉजिकल अप्रोच, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करने वाले प्रॉब्लम सेट्स डीएफसी बच्चों को मॉड्यूल में देती है, ऐप में देती है। बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ाने में, नॉलेज का इंटरेस्ट डेवलप करने में डीएफसी ने हेल्पलाइन सिस्टम डेवलप की है कि एक एसएमएस करो और टीचर बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। इसीलिए ये सारे रिजल्ट्स आए, लेकिन फिर भी मार्केटिंग के एंगल से देखा गया। लेकिन 2020 में केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिक्लेयर कर दिया, 5वीं नहीं, प्ले ग्रुप से लेकर केजी से पीजी तक ये कॉम्पिटिटिव स्किल्स का पैटर्न ही आने वाले भविष्य में चलेगा। ताली नहीं? मतलब जो काम डीएफसी पिछले 18 वर्षों से कर रही है, अब उस पैटर्न पर देश की हर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस को उसी पैटर्न पर जाना पड़ेगा। और वो लोग सीखने के लिए 4-5 साल लग जाएंगे, लेकिन डीएफसी के पास वो एक्सपर्ट्स है जो ऑलरेडी 18 साल से वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो ज्यादा सक्षम है आपके बच्चे को एकेडमिक लेवल से आगे ले जाने के लिए। पालकों, लेकिन जब तक आप संपूर्ण विश्वास नहीं रखेंगे इस प्रोसेस पर, तब तक सभी पालकों को रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। जो रखे उनको मिले, लेकिन जब तक आपका संपूर्ण विश्वास नहीं होगा। और संपूर्ण विश्वास के लिए मैं बताता हूं आपको, डीएफसी का जो सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट है, कई बार पेरेंट्स आते हैं, सर माझ्या तुम्ही खूप छान शिकवलं, सगळं मान्य आहे, पण माझा मुलगा डाऊट साठी तयारच नाही, तो एसएमएस टाकतच नाही। मी वर्षाच्या सुरुवातीला पहिल्या 2 मीटिंग मध्ये सगळ्यांना आव्हान केलं कि भाई बच्चे छोटे हैं, आदत लगाना पड़ेगी। देखो, एकदम आभा मैम का स्टार्टिंग का स्टेटमेंट याद करो, टू ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन यू, हैबिट्स, स्किल्स और क्वालिटीज की बात की उन्होंने। तो बच्चों को आदत लगने तक आपको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। बेटा देख, या तो तेरा प्रॉब्लम क्या है बता, और प्रॉब्लम नहीं है ना तो मुझे परफॉर्मेंस दे। तो जब आप परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी डालोगे, देखो कोई भी इंसान जब तक उस पर जिम्मेदारी नहीं डालते वो जिम्मेदार नहीं बन सकता। अगर आप अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाना चाहते हो तो जिम्मेदारी डाल के देखो, 2-4 बार थोड़ा नुकसान होगा, होने दो, लेकिन जिम्मेदार बनाना है तो जिम्मेदारी डालना पड़ेगा। विश्वासु बनाना है तो उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए तैयार है? ताली बजाओ खुद के लिए। तो आपको उसको आदत लगाना है, चल बेटा देखो मैं हेल्प करता हूं, मैं एसएमएस कर देता हूं। 1 बार 2 बार 3 बार आपने हेल्प कर दिया, जब वो यहां पर आया या जूम पर आया, टीचर ने सॉल्व करके दिया, उसको पता चल गया यार सिस्टम कितनी आसान है कि मेरे एक एसएमएस पे मेरे डाउट सॉल्व करके मिलते हैं। अगली बार शायद वो बोलेगा नहीं आई रहू दे, मिस करूंगे। तो क्या ये सिस्टम डिफिकल्ट है? क्या हम बच्चों को जिम्मेदार नहीं बना सकते इस ढंग से? ऑप्शन दो ना उनको, या तो प्रॉब्लम बता नहीं तो परफॉर्मेंस दे, 2 ही चॉइस है आपके पास, दे सकते हैं ना आप, राइट? नंबर 1। नंबर 2, दूसरी सिस्टम डीएफसी की सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट। इससे आसान शायद ही कोई सिस्टम हो सकती है। और यह सिस्टम बनाने के पीछे सबसे पहली बार जब संचालिका शीतल काबरा मैम ने यह सिस्टम इंट्रोड्यूस किया टीम के मदद से, उस वक्त हमारा टारगेट था माता पिता और बच्चों में का रिश्ता और दृढ़ करना। क्योंकि जब हम बच्चे से बात करते थे वो क्या बोलते थे? कितीही अभ्यास करा आई वडिलांचं पोट भरत नाही। क्या बोलते बच्चे? कितना भी करो मम्मी पापा का पेट नहीं भर रहा है। देखो कई लोगों के चेहरों पे हंसी है, घर घर की यही कहानी है। माँ बाप से बात करो तो माँ बाप क्या बोलते हैं? सर आपको पता है मेरे को एक ही है बेटा बेटी, या एक बेटा एक बेटी, बराबर है। और कंपटीशन तो तुमको पता है, अभी मैंने बताया 16,000 सीटें, 12 लाख कैंडिडेट, 1 लाख सीटें, 24 लाख कैंडिडेट। तो ऐसे कंपटीशन में सर फिर ये अपेक्षा नहीं करेंगे तो कैसा होगा? बच्चों को प्रॉब्लम पूछा
बोले कभी भी बोलो तो क्या बोलते मम्मी पापा, तू खेलता ही बहुत, तू टीवी बहुत देखता, पढ़ाई बहुत कम करता. व्हाट इज बोथ? बहुत कम करता, बहुत खेलता, कम करता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये भाषा समझने वाली है क्या? मैं स्टार्टिंग में बोला एवरीथिंग शुड बी टेंजिबल, मेजरेबल. तो चार्ट बना के दिया है मेजरेबल. फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा आया, आई आज मामा आलेले, मला मामांसोबत पिक्चरला जायचंय. मम्मी आज मामा आए, मुझे मामा के साथ पिक्चर देखने जाना है. बोल दो बेटा जा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक काम करना यार, तेरा चार्ट बता ना. चार्ट आया, बेटा डीएफसी में कितने टॉपिक पढ़ा दिए तूने, यहां टिक किया है 5 चैप्टर्स पढ़ा दिए, लेकिन रीडिंग कितने हुए बेटा 4. टिक, क्योंकि उसमें चार्ट में है क्या, चार्ट में कितने टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, कितने पढ़ा दिए और पढ़ाने के बाद के स्टेप्स दिए. रीडिंग फ्रॉम स्कूल टेक्स्ट बुक, रीडिंग फ्रॉम डीएफसी नोट्स, सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम स्कूल टेक्स्ट बुक, सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल, प्रैक्टिस टेस्ट ऑन द ऐप. उसमें 50 में से 30 सॉल्व किए, 30 में से 22 राइट आए, 8 रॉन्ग आए, 4 खुद की गलती समझ गई, 4 डाउट सॉल्व करके दिए. हफ्ते में एक बार 15 मिनट कोई भी माता पिता अपने बच्चे के साथ दे, इस चार्ट को अपडेट कर सकते हैं. तो चार्ट आया, बेटा 5 चैप्टर पढ़ा दिए, तेरी रीडिंग 4 हुए, पिक्चर को जा, लेकिन आने के बाद 2 दिन में पढ़ के निकाल. क्या बच्चा आपसे नाराज होगा? आपने वहां ज्यादा कम की कोई बात की? फिर बोला आई मला तुझ्यासोबत आज, मला तुझ्यासोबत 1 तास कॅरम खेळायचं, चेस खेळायचं. खेलेंगे बेटा, मेरे को चार्ट दिखा. देख बेटा 4 चैप्टर पढ़ा है, तूने चारों रीड कर दिए, तूने टेक्स्ट बुक से भी पढ़ लिया, मॉड्यूल में से पढ़ लिया, लेकिन तेरे को मालूम है डीएफसी की जो टेस्ट है उसमें क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं. स्कूल में भले ही देखो 100% मार्क्स है, लेकिन यार एमसीक्यू वाले पैटर्न में भी मिलना चाहिए ना. लेकिन मॉड्यूल में 82 क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं और तूने अभी तक उनको सॉल्व नहीं किया, तूने ओरली पढ़ के दिखाया. मैं आज तेरे साथ खेलती हूं, लेकिन अगले 3 दिन में बेटा तू 82 क्वेश्चन सॉल्व कर. वो आपको मना करेगा पढ़ाई करने से? हम अक्सर बोलते मुलं इंटरेस्टच घेत नाही, काहीच करत नाही. अजिबात नाही. आप उनको टेंजिबल तरीके से हैंडल करो. मेरा आखिरी सवाल इस संदर्भ में का, क्या आपको लगता है चार्ट वाली सिस्टम काम कर सकती है आपके लिए? जिनके भी परफॉर्मेंस कम है या ज्यादा है, इसका और एक एडवांटेज पता है आपको, कि अगर किसी बच्चे को मार्क कम आए ना, ये चार्ट आईना है, वो बताएगा कि यार ये 4 स्टेप्स हो गई थी, ये 2 बाकी है. 35 वर्षों का मेरा टीचिंग फील्ड का अनुभव बताता हूं मैं आपको. कम से कम लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं. एक भी स्टूडेंट आज तक हमको ऐसा मिला नहीं कि जिसका परफॉर्मेंस, जिसमें ग्रोथ नहीं हुई, सारी सिस्टम फॉलो की और ग्रोथ नहीं हुई. तो चार्ट के बारे में सवाल पूछ रहा था आपको. ये चार्ट जो मैंने डिस्क्राइब किया है, आपको लगता है कि इसको यूज करने से आपको फायदा होगा? जरा एक आखिरी बार हाथ ऊपर करो इस बारे में. क्या बात है, खुद की ताली बजाओ. प्राजक्ता मॅम ने कहा कन्क्लूजन या प्रोग्रामला पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी काबरा सरांना आमंत्रित करतो. नाही, हा प्रोग्राम आता इथं संपणार नाही. ही एक मिशन है, मिनिमम 1 वर्षाची मिशन. ये एक मिशन है, कम से कम 1 साल की मिशन है, और अब इसको हम वोट ऑफ कमिटमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. वोट ऑफ कमिटमेंट्स में कर देते हैं. जिन बच्चों का सत्कार हुए वाला हो, जिनका नहीं हुए वाला हो, मैं सभी के दृष्टिकोण से एक कमिटमेंट देता हूं आपको आज यहां पर. संचालिका शीतल काबरा मैम के नेतृत्व में जो हमारी 104 लोगों की टीम है, वो टीम से बात करके आया हूं. वो पूरे टीम के तरफ से ये डीएफसी टीम आपको प्रॉमिस करती है, हर स्टूडेंट, जिसको आप एवरेज बोलो, बिलो एवरेज बोलो, एक्सलेंट बोलो, जहां कहीं भी आज है, वहां से आगे की ग्रोथ की हम लोग गारंटी देते हैं आपको. एक ही कंडीशन है कि ये जो 3 सिस्टम है, हेल्पलाइन, सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट और डीएफसी के ऐप की प्रैक्टिस टेस्ट, राइट, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डीएफसी हर स्टूडेंट, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मेरे नजरों में एक भी स्टूडेंट कमजोर नहीं है, एक भी स्टूडेंट एवरेज नहीं है. अरे भाई मैंने पढ़ाई कम किया तो मेरे को मार्क कम आने वाले हैं. मेरी पढ़ाई गलत दिशा में हुई, मैंने सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस की और मैं एमसीक्यू की एग्जाम में इवैल्यूएशन कर रहा, तो मैं गलत काम कर रहा हूं.
मैंने सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस की और स्कूल एग्जाम का इवैल्यूएशन देख रहा हूं, गलत काम हो रहा है। जिस प्रकार के एग्जाम में मार्क्स चाहिए उस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस लगती है। इतना सिंपल सॉल्यूशन है। तो ये जो वोट ऑफ कमिटमेंट है हमारे साइड से, इसके लिए आपके साइड से मुझे भी कुछ कमिटमेंट्स चाहिए। आज मैं कमिटमेंट्स ऐसे ही मांगूंगा जो आप दे सकते हैं। मैंने प्रॉमिस किया 9 बजे से आगे मैं बढ़ूंगा नहीं, 5 मिनट है, लेकिन मेरे ख्याल से कमिटमेंट वाली बात अगर हम लोग कर ले, लास्ट 5 मिनट्स के लिए आप तैयार है? ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन यू का मैम ने जो सॉल्यूशंस दिया उसमें पहली बात बोली एटीट्यूड टुवर्ड प्रॉब्लम, राइट? सब बड़े और छोटों से मेरा एक आग्रह है, इसके बाद जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए बोलो वाओ थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड क्यों? प्रॉब्लम सॉल्व जब कर लेते हो कोई भी आप, उसके बाद खुशी मिलती कि नहीं मिलती? खुशी मिलती कि नहीं मिलती प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद? मतलब भगवान चाहता है कि हम खुश हो, इसीलिए प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय एक स्किल डेवलप होने वाली है, मतलब हमारे में ग्रोथ होने वाली है, इसीलिए प्रॉब्लम आएंगे। तो वोट ऑफ कमिटमेंट नंबर 1 फ्रॉम यू ऑल साइड, प्रॉब्लम आने पर नाराज होने का नहीं। कमिट करते हो, हाथ ऊपर करो। क्या बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल दूसरा, मैम ने बाकी सब बातों के साथ, अब ये क्वेश्चन सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं है, उन्होंने बोला एज 16 तक कोई भी बच्चा इंस्टाग्राम, फेसबुक, उन्होंने 16 बोला, मैं 18 तक डिमांड करूंगा क्योंकि 16 से 18 ये 2 साल और ज्यादा क्रूशियल है एकेडमिक लाइफ में। और ये सिर्फ उन्होंने बोला नहीं, लोका सांगी ब्रह्म ज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण ऐसा नहीं है। उस आबा का मैं पप्पा हूं, शीतल काबरा मैम उसकी मम्मी है, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर तक वो व्हाट्सएप पे भी नहीं थी, राइट? तो बच्चों आपसे सवाल है, आप कमिट करते हो क्या 12th स्टैंडर्ड तक व्हाट्सएप, फेस ग्रुप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हम नहीं रहेंगे? कमिट करते होंगे तो हाथ ऊपर करो। क्या बात है पेरेंट्स, सब बच्चों की जोरदार ताली बजाओ। वोट ऑफ कमिटमेंट नंबर 2। नेक्स्ट वोट ऑफ कमिटमेंट नंबर 3 पालकों के लिए। मैम ने यह भी कहा कि इसका निगेटिव इंपैक्ट हम बड़ों पे भी है, लेकिन अगेन जो चीज मेजरेबल नहीं है उसमें सुधारना हो नहीं सकती। मेरी रिक्वेस्ट है सभी पालकों से, अगले 10 दिन तक अपना एक हिसाब मेंटेन करो। अपन कितने घंटे, कितने मिनट्स, कितने आवर्स अपने बगैर काम की चीजों में, रील्स या व्हाट्सएप या फेसबुक या फॉरवर्डेड मैसेज में हमारा जाता है। हिसाब रख लो एक बार और एक कमिट करो कि अगले 3 महीने में ये कंजम्पशन 50% आ जाएगा। जो पेरेंट्स तैयार है हाथ ऊपर करो। बच्चों अपने पेरेंट्स के लिए ताली बजा लो। क्या बात है यार, मजा आ गया। पेरेंट्स ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बच्चे हम जब बोलते हैं ना तो ज्यादा नहीं सीखते, लेकिन हमको देखकर ज्यादा सीखते हैं। तो उनको भी मजा आएगा कि ये पेरेंट्स अपने लिए काम कर रहे हैं। एंड लास्ट और एक बार, डीएफसी की सारी सिस्टम्स, सेल्फ स्टडी चार्ट, हेल्पलाइन एंड प्रैक्टिस टेस्ट ऑन द ऐप, इसको आदत लगाने के लिए आप डीएफसी के साथ हो या नहीं? क्या बात है, लास्ट बार ताली बजाओ। 2025-26 के लिए हमारे एडमिशन शुरू हो गए हैं। 20 फरवरी के पहले जो एडमिशंस लेंगे उन बच्चों के लिए 2 कोर्सेस में से कोई भी एक कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री में चूज कर सकते हैं। कोर्स नंबर 1 बिकम एन ऑथर, उस कोर्स का टारगेट है, उसमें बच्चों के लिए 5 से 6 वर्कशॉप्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करेंगे। वो वर्कशॉप का उद्देश्य होगा कि बच्चे आने वाले समर के 2 महीने 5th to 9th या 6 महीने 10th वालों के लिए उन्होंने उस ड्यूरेशन में अपनी खुद की एक किताब लिखना चाहिए। उससे उनके लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, उससे उनकी इमोशनल डेवलपमेंट होगी, उनकी थॉट प्रोसेस, उनके इमोशंस हमको समझ में आएंगे। और ऐसे चीज के लिए हमने बच्चों को प्रमोट
करना है, क्योंकि डीएफसी का जो मोटो है, बच्चों का बचपन नहीं छीनते हुए उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा के लिए सक्षम बनाना। उसी दिशा में एक कहावत है, वेड्यांनीच जग निर्माण केले, शहाने शहानपणात राहिले। राइट, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, हाँ बजा सकते ताली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 8th में रह के 10th के डाउट्स पूछते, 11th 12th के डाउट्स पूछते। हमारे हर ब्रांच पे, हर स्टैंडर्ड में ऐसे 4-5 स्टूडेंट्स हमको मिले हैं जो 8th में है और बोलते हमको जूनियर साइंटिस्ट वाली एग्जाम देना है गवर्नमेंट की, जिसमें 9th में ही 11th 12th के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकली इट कैनॉट बी द पार्ट ऑफ कॉमन सिलेबस, इट कैनॉट बी द पैशन और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की हर किसी की लाइकिंग वो हो नहीं सकती है, इसलिए वो चीज कॉमनली नहीं हो सकती है। ऐसे पागलों को ध्यान में रखकर इस साल छत्रपति संभाजी नगर के नूतन कॉलोनी ब्रांच पर एक 8th की फास्ट ट्रैक, एक 9th की फास्ट ट्रैक, एक 10th की फास्ट ट्रैक बैच बना रहे हैं। लेकिन इस बैच का रिस्क बहुत है, समझ के ले लो। इस बैच में जो आते हैं उनको बाकी बैचेस के कंपैरिजन में 25 से 30% सिलेबस ज्यादा पढ़ना होगा, और कम बाकी बच्चे जितनी सेल्फ स्टडी करते हैं उससे 50% सेल्फ स्टडी ज्यादा करना होगी। बात समझ के लो। ये बैच को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो पागल हमारे साथ है और पागल लोग दुनिया बना सकते हैं, उनको हम रोकना नहीं चाहते, उनको सामने रखकर वो बैचेस का निर्माण किया गया है। ये प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ मालूमात होना चाहिए। अगर आपके बच्चे की भूख वो है, उसको खेलने के लिए सफिशिएंट टाइम देने के बाद, हॉबीज के लिए सफिशिएंट टाइम देने के बाद, उसके स्कूल टाइमिंग्स अगर परमिट करते हैं उसको एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी के लिए, तो ही इस बैच के बारे में आप सोचना, अदरवाइज इस बैच के बारे में सोचना नहीं। लास्ट 1 मिनट का एक पॉइंट है। आज का दिन डीएफसी के लिए बहुत स्पेशल है। आज के दिन डीएफसी का विजन स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन हुआ है मतलब क्या? आज के बाद डीएफसी के जितने भी नए डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे उस पर एक स्टेटमेंट लिखा होगा। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू अचीव सक्सेस इन एकेडमिक्स एंड लाइफ। मतलब हम हर वो कदम इस ढंग से उठाएंगे कि आज के बाद पूरे समाज में जहां पर भी बात होगी बच्चों के सक्सेस की, चाहे स्कूल एग्जाम की हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, या लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए आदतें, स्किल और क्वालिटीज डेवलप करने की बात हो, तो हर जगह पर पहला नाम डीएफसी का आएगा। इसी दिशा में हम लोग आज से आगे के हर स्टेप उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।